नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का HTE क्लासेज ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर। मैं भंवर लहरिया। आज के सेशन में हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा 2016 में जारी किए गए कक्षा 12वीं विषय इतिहास के प्रश्न पत्र के बारे में, जो 3.25 घंटे का होता है। पूर्णांक 80 नंबर का है। आप पर्दे पर देख रहे हैं। 2016 में बोर्ड के द्वारा जो जारी किए गए प्रश्न पत्र है, उसको हम आज पूर्ण हल सहित समझेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी की गए 2023 के मॉडल प्रश्न पत्र की चर्चा की थी। बोर्ड के द्वारा करवाए गए 2022 का जो प्रश्न पत्र है, उसको भी हम हल कर चुके हैं। 2021 में कोरोना काल की वजह से एग्जाम हुआ नहीं था। 2020, 2019 और 2018 में माध्यमिक शिक्षा का सिलेबस अलग होने के कारण इन किताबों से उनका ताल्लुकात नहीं रहा है। इसलिए इन तीनों सालों के प्रश्न पत्र को मैंने हल नहीं करवाया है और आप भी इन प्रश्न पत्रों को ना पढ़ें। इसको पढ़ने से ज्यादा कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि इस समय सिलेबस अलग था। लेकिन 2017 से पहले 2012 से 2017 तक जो वर्तमान में NCERT जो चल रही है, जो जारी है सिलेबस, ये सिलेबस ही सेम था। इसलिए 2017 का हम पहले पूरा बोर्ड के द्वारा जारी किए गए प्रश्न पत्र को हल कर चुके हैं। 2016 का प्रश्न पत्र हम आज हल करने वाले हैं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अब इस सत्र में ये अंतिम प्रश्न पत्र मैं हल कर पाऊंगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम बहुत नजदीक है। इसलिए विद्यार्थियों को ज्यादा देखने का वक्त नहीं मिलता है और मैं समझता हूं कि अब ज्यादा समय वेस्ट करना भी नहीं चाहिए। ये जो 2016 तक के प्रश्न पत्र है, इसमें आपको बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हुए दिखेंगे। बहुत सारे प्रश्न आपके 2023 के जो बोर्ड का प्रश्न पत्र है, उसमें देखने को मिलेंगे। आप इन प्रश्न पत्रों को एक बार ध्यानपूर्वक अवश्य देखें और इससे आपका समय वेस्ट नहीं होगा, बल्कि मैं 100% आपको कह रहा हूं कि इससे आपको फायदा ही होगा। चलते हैं 2016 के प्रश्न पत्र के भाग ए में, सेक्शन ए में। देखिए, खंड जो अ है, जिसमें हम देख रहे हैं प्रश्न संख्या 1 से 11 तक। प्रश्न संख्या जो 1 से 11 तक है, ये सारे सारे 1 नंबर के प्रश्न हैं और इनकी जो उत्तर की जो शब्द सीमा है, वो 10 शब्द है। ये हम पहले भी हल कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन सा था? जो 16 महाजन पद थे, आपको पता होगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में संपूर्ण भारत में कुल 16 महाजन पद थे। कितने थे? 16। तो 16 महाजन पद थे। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे जो शक्तिशाली महाजन पद था, वो था मगध। कौन सा था विद्यार्थियों? मगध था। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मगध की जो राजधानी है, वो पाटलिपुत्र थी। राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, जिसको मैंने पहले भी बोला है कई बार। वर्तमान में इसको पटना के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस राजवंश के राजाओं को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता है? तो ये भी हम 2017 वाले में हल कर चुके हैं। सातवाहन दक्षिण भारत का जो राजवंश है, सातवाहन ऐसा राजवंश है जहां के जो राजा थे, वो अपने नाम के आगे
माता का नाम लगाते थे। जैसे मैंने एकदम आपको उदाहरण भी दिया था, गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो जो गौतमी है ये माता का नाम है और जो सातकर्णी है ये शासक का नाम है। तो ये मातृ नाम से जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, बुद्ध जो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम जो उपदेश है वो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। आपको पता होगा महात्मा बुद्ध के द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था, इसको बौद्ध साहित्य में, बौद्ध ग्रंथों में धर्म प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासकों में सबसे महान शासक कौन था? किसमें? मुगल शासकों में सबसे महान शासक कौन था? तो सबसे महान शासक कौन थे? अकबर था। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, हुमायूं नामा, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना जो है वो की गई थी गुलबदन बेगम के द्वारा। अब आपके ध्यान में ये आना चाहिए कि गुलबदन बेगम कौन थी? तो गुलबदन जो बेगम है ये बाबर की बेटी थी। किसकी? बाबर की बेटी, हुमायूं की बहन और अकबर की बुआ थी। अगला क्वेश्चन है, सिजदा तथा जमीबोसी, सिजदा तथा जमीबोसी का क्या अर्थ है? सिजदा और जो जमीबोसी है, इससे ये पूछ रहे हैं कि इसका क्या अर्थ रहा है। तो सिजदा और जो जमीबोसी है ये दोनों ही क्या है? मुगल काल में अभिवादन के तरीके थे। ये अभिवादन के तरीके थे। अभिवादन के तरीके थे। जैसे कि सिजदा है, सिजदा को देखिए, सिजदा झुककर सुल्तान को नमस्कार करना, सुल्तान के आगे झुककर उनको प्रणाम किया जाता था, उसको सिजदा कहते थे। दूसरा है जमीबोसी। जमीबोसी का मतलब है जमीन को चूम कर अभिवादन करना। जमीन जो है उसको टच करते हुए चूम कर अभिवादन करना, उसको कहते थे जमीबोसी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय कुल 4 अभिवादन के तरीके थे। जो तीसरा है वो हो गया आपका कॉर्निश, और एक और है वो है चार तस्लीम, वो है चार तस्लीम। ये मुगल काल में कुल 4 अभिवादन के तरीके थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अल बिरूनी का जन्म कब और कहां हुआ था? तो अल बिरूनी का जन्म जो है वो 973 ईस्वी में ख्वारिज्म में हुआ था। और ख्वारिज्म जो है वो आपके उज्बेकिस्तान में है। फ्रांसवा बर्नियर कौन था? तो फ्रांसवा बर्नियर, कई बार ये प्रश्न पहले भी हम हल कर चुके हैं। फ्रांसवा बर्नर जो है ये फ्रांस का रहने वाला, कहाँ का रहने वाला? फ्रांस का रहने वाला एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक और इतिहासकार था। ये मैंने एक दिन पहले भी आपको हल करवाया था। इसका विशेष का ध्यान रखना, ये कई और प्रश्न भूल लेते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो झांसी है यहाँ नेतृत्व प्रदान करने का कार्य किसने किया था? तो झांसी में, झांसी जो है यहाँ 1857 की क्रांति के समय नेतृत्व करने का जो कार्य है वो क्या था? रानी लक्ष्मीबाई ने। ये हम पहले भी हल कर चुके हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये जो लक्ष्मीबाई है इन्होंने झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था और अंग्रेजों से लोहा लिया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था?
तो ये भी हम कह चुके हैं पहले। 1857 की क्रांति के समय जो मुगल बादशाह थे वो बहादुर शाह जफर थे। कौन थे? बहादुर शाह जफर, जो अंतिम मुगल बादशाह थे। ये कौन थे? अंतिम मुगल बादशाह। अंतिम मुगल बादशाह, इसका भी हम पहले हल कर चुके हैं। अंतिम मुगल बादशाह थे और इन्होंने दिल्ली से 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था और हार होने के कारण अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया और रंगून डाल दिया गया था, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब और किस किस के बीच में हुआ था? ये प्लासी लिखा हुआ है, तो प्लासी, ये जो लिखा हुआ है ये है प्लासी। प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और ये अंग्रेजों का भारत में पहला ऐसा राजनीतिक युद्ध था जिसके माध्यम से अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी। इस समय बंगाल के जो नवाब है वो सिराजुद्दौला थे। तो यह युद्ध सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। लेकिन अंग्रेजों का इस समय जो नेतृत्व करने वाले थे वो लॉर्ड क्लाइव थे। कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव थे, इनके मध्य हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला युद्ध करते हुए युद्ध क्षेत्र में ही मारे गए थे, यानी कि अंग्रेजों की जीत हुई। चलते हैं सेक्शन बी, खंड ब में। प्रश्न संख्या 12 से 18 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं। कितने अंक के हैं? 2 अंक के। और उत्तर की जो शब्द सीमा है वो कितनी है? 20 शब्द है। तो 12वां जो प्रश्न है वो है, हड़प्पा कालीन कृषि प्रौद्योगिकी की कोई 2 विशेषताएं बताइए। जो कृषि प्रौद्योगिकी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो कृषि प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी जो है, इसकी क्या-क्या विशेषताएं थी? तो 2 विशेषताएं पूछी है। देखिए, पहली विशेषता है कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था। तो ये सिंधुघाट सभ्यता के जो लोग थे, ये खेती बैलों के माध्यम से करते थे। दूसरी विशेषता है कि एक साथ 2 अलग-अलग फसलें उगाई जाती थी। आपने कालीबंगा के बारे में पढ़ा होगा, कालीबंगा के बारे में जाना होगा। 12th के विद्यार्थी होने के नाते कालीबंगा कालीबंगा जो स्थल है राजस्थान का, हनुमानगढ़ जिले का, इससे आप भली-भांति परिचित होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। यहां से सर्वप्रथम जुते हुए खेत की रेखाओं के अवशेष मिले हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। जुते हुए खेत की रेखाओं के जो अवशेष मिले हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। और बहुत सारे इतिहासकारों ने यह कहा है कि जो कालीबंगा के लोग थे, सिंधुघाटी सभ्यता के जो लोग थे, वो साल में, कुछ इतिहासकार तो कह रहे हैं कि वो साल में 2 बार खेती करते थे। लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी कह रहे हैं कि वो एक साथ में ही 2 फसलें, इस प्रकार से और इस प्रकार से, एक साथ में ही 2 फसलें बोते थे। तो ये भी उनकी एक बहुत अच्छी विशेषता थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, बहिर्विवाह पद्धति की कोई 2 विशेषताएं बताइए। बहिर्विवाह पद्धति, कम से कम ये 2-3 बार प्रश्न पहले भी आ चुका है। बहिर्विवाह पद्धति, तो बहिर्विवाह पद्धति, विवाह 2 प्रकार के हैं यहाँ। एक तो है बहिर्विवाह और दूसरा है आंतरिक विवाह। बहिर्विवाह जो अपने ही गोत्र गोत्र से बाहर किया जाता है, अपने गोत्र के बाहर किया जाने वाला जो विवाह है उसको हम बहिर्विवाह कहते हैं। और अपने ही गोत्र के अंदर विवाह जो किया जाता है, अपनी जाति के अंदर जो विवाह किया जाता है, उसको अंतर्विवाह कहते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न बहिर्विवाह से संबंधित है। तो इस पद्धति में विवाह अपने गोत्र से बाहर, ये ध्यान रखना, अपने गोत्र से बाहर जो किया जाने वाला विवाह है उसको हम क्या कहते हैं? बहिर्विवाह कहते हैं। तो बहिर्विवाह की पहली शर्त यह है कि विवाह गोत्र के बाहर होगा, पहली विशेषता यह है। दूसरी विशेषता यह है कि इस पद्धति के अनुसार पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य कन्यादान करना था। क्या करना था? कन्यादान। तो इस प्रकार से इसकी 2 विशेषता हो जाती है। तीसरा प्रश्न है कि वर्ण और जाति में कोई 2 अंतर बताइए। वर्ण और जाति, वर्ण और जाति में अंतर क्या है? तो पहला अंतर जो है वो है
कि वर्ण व्यवस्था को एक देवीय व्यवस्था माना जाता है। आपने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा होगा। ऋग्वेद के कुल 10 मंडल थे और जो 10वां मंडल है, जिसका नाम आपने सुना होगा पुरुष सूक्त। जो पुरुष सूक्त है, उस पुरुष सूक्त में ये जानकारी दी गई है कि विराट नामक एक देवता थे। उस विराट नामक देवता के शरीर के अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। जो पहला वर्ण है वो है ब्राह्मण, दूसरा है वह है क्षत्रिय, तीसरा है वह है वैश्य, चौथा है वह है शूद्र। इस प्रकार से 4 वर्ण है। जो विराट नामक देवता है, उसके जो ऊपर वाला भाग है, ये जो मस्तिष्क है, मुख है, इससे ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है। जो भुजाएं वाला भाग है, इससे क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। जो जांग वाला भाग है, इससे वेश्यों की उत्पत्ति हुई है। और जो पैर है, इससे शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो वर्ण व्यवस्था है वो एक प्रकार से देवी व्यवस्था मानी जाती है। लेकिन जो जाति व्यवस्था है, ये देवी व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये जन्म पर आधारित मानी जाती है। पहला अंतर ये हो गया है। दूसरा अंतर है कि वर्ण संख्या में 4 थे। ये हमने अभी लिखा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो वर्ण है ये संख्या में 4 थे। जबकि अगर जाति को देखा जाए तो जाति की कोई निश्चित संख्या नहीं होती है। कई सैकड़ों में, हजारों में जातियां हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। सुलह एक कुल की नीति एकीकरण का प्रमुख स्रोत था, उल्लेख कीजिए। सुलह एक कुल की नीति। सुलह जो कुल है, कई बार इसका प्रश्न पूछ लेते हैं कि सुलह एक कुल से क्या अभिप्राय है। सुलह एक कुल से ही क्या अभिप्राय है। सुलह एक कुल का अभिप्राय, प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहां लिख रहा हूं। सुलह एक कुल का जो अभिप्राय है, इसका जो आशय है, इसका जो अर्थ है, वो है पूर्ण शांति। पूर्ण शांति। सुलह कुल का अर्थ है पूर्ण शांति। सुलह कुल का आदर्श मुगल साम्राज्य के सभी वर्गों और नरजातीय और धार्मिक समुदायों के बीच शांति, सद्भावना एवं एकीकरण से प्रेरित था। यानी मुगल काल में, मुगल साम्राज्य में अगर देखा जाए तो सभी वर्गों, सभी मनुष्य की जातियों और अलग अलग धर्मों के जो समुदाय है, इन सारे समुदायों के बीच सद्भावना और एकीकरण स्थापित करने का एक प्रकार से यह आदर्श वाक्य है सुलह कुल। और केवल इतना ही नहीं, सुलह कुल में सभी धर्मों मतों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। चाहे किसी भी व्यक्ति जो है वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उनको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का, अभिव्यक्ति का पूरा अधिकार था। किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। परंतु परंतु उनसे यह आशा की जाती थी कि वह राज्य सत्ता को क्षति नहीं पहुंचाएगी। यानी कि जो जनता है, इस जनता से शासक के द्वारा यह उम्मीद की जाती थी कि जनता का कोई भी जो जनता का व्यक्ति है, कोई भी जो जनता है, ये किसी भी प्रकार से शांति स्थापित कर सकते हैं, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में वो राज्य को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्षति नहीं पहुंचाएंगे। अगर कोई भी व्यक्ति राज्य को नुकसान पहुंचाता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये इन्होंने चेतावनी भी दी थी। देखिए, देखा है, इन्होंने आपस में लड़ेंगे नहीं। इन्होंने कहा था कि, मुगल शासकों ने कहा था कि सुलह कुल का मतलब पूर्ण शांति स्थापित करना है। हम सारे लोगों को, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मतांतर का हो, हम सबको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का पूरा अधिकार देते हैं, उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देते हैं। लेकिन एक बात का विशेष कर ध्यान रखना कि कोई भी व्यक्ति एक तो राज्य को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपस में लड़ने का या झगड़ने का कार्य नहीं करेगा। सुलह कुल का आदर्श राज्य की राजनीति के माध्यम से
लागू किया जाता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार मीरा जो मीराबाई थी, मीरा ने जातिवादी समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया था? समझाइए। मीराबाई भक्ति परंपरा की सबसे प्रसिद्ध कवियत्री थी, जो मेवाड़ के मेवाड़ के सिसोदिया कुल की वधू थी। नाम सुना होगा आपने, राणा सांगा। राणा सांगा की ये पुत्र वधू थी, और जो भोजराज थे उनकी ये पत्नी थी। आपने नाम सुना होगा मेड़ता का। तो मेड़ता की ये पुत्री थी। मेड़ता क्षेत्र है, यहाँ इनका जन्म स्थान रहा है, नागौर का भाग है, और इनका जो विवाह है वो मेवाड़ रियासत में हुआ था। इन्होंने शादी करने के बाद क्या हुआ कि मीरा ने कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया। जो भोजराज थे, इनको ये पति नहीं मानती थी, बल्कि जो भगवान कृष्ण है, ये भगवान कृष्ण को ही अपना पति मान चुकी थी। इन्होंने जातिवादी समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन कर जो जोग्य वस्त्र है, जोग्य का मतलब जो सन्यासी था वस्त्र जो है, ये केवल सन्यास धारण करने वाले व्यक्ति धारण करते थे। राज घराने की महिलाओं को या जो कन्याएं हैं, इनको इस प्रकार के वस्त्र धारण करने का अधिकार नहीं था। लेकिन इन्होंने किसी भी प्रकार के भेदभाव को देखे बिना जोग्य वस्त्र धारण किए, और सन्यास धारण करते हुए भगवान कृष्ण की भक्ति में ये हमेशा मग्न रहते थे। हमेशा भगवान कृष्ण की स्मृति में, उनकी याद में विभिन्न प्रकार के प्रेम के गीत गाते थे, और जंगलों में घूमने का कार्य करते थे। तो जोग्य वस्त्र धारण किए, तथा श्री कृष्ण के प्रेम में कई भावना प्रधान गीतों की इन्होंने रचना भी की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। इब्न बतूता भारतीय डाक प्रणाली, ये भी प्रश्न पहले हम पढ़ चुके हैं, पहले हल कर चुके हैं। इब्न बतूता भारतीय डाक प्रणाली की कार्य कुशलता को देखकर चकित क्यों हुआ था? आश्चर्यचकित क्यों हुआ था? ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं देखी थी इब्न बतूता ने भारत की डाक प्रणाली में, जिसको देखकर वो बड़ा आश्चर्यचकित होता है? देखिए, इब्न बतूता भारत की डाक प्रणाली की कार्य कुशलता देखकर चकित हुआ, क्योंकि भारत की डाक प्रणाली इतनी अधिक कुशल थी कि जहां सिंध से, ये कह रहे हैं कि जहां सिंध से दिल्ली तक की यात्रा में सामान्य अगर देखा जाए तो 50 दिन लगते थे, वहीं सुल्तान तक गुप्तचरों की खबर मात्र 5 दिनों के अंदर आ जाती थी। सामान्य तरीके से देखा जाए तो यात्रा करने में कुल 50 दिन लगते थे, लेकिन गुप्तचरों के द्वारा सूचना को इतना तीव्र गति से दिया जाता था कि सिंध से लगाकर दिल्ली तक की सूचना देने के लिए जो समय 50 दिन लगते थे, वो मात्र 5 दिनों के अंदर ही सूचनाएं भेज दी जाती थी। इस प्रकार की तीव्र गति से डाक प्रणाली को देखकर, सूचनाओं का आदान प्रदान को देखकर जो इब्न बतूता है वो बड़ा आश्चर्यचकित होता है। इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त इससे इससे व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजी जा सकती थी, बल्कि अल्प सूचना पर माल भी भेजा जा सकता था। यानी कि सूचनाएं भेजना और माल का आदान प्रदान करने के लिए सूचनाएं देना भी इस डाक प्रणाली की बहुत बड़ी विशेषता थी, और इसके माध्यम से अति शीघ्र और तेज गति से सूचनाओं का आदान प्रदान कर दिया जाता था। इस प्रकार की व्यवस्था को देखकर इब्न बतूता भी काफी आश्चर्यचकित होता है। 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों द्वारा उठाए गए कोई 2 कदम बताइए। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए, इसका विनाश करने के लिए, इसको कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन-कौन से तरीके अपनाए थे? इसको भी हम पहले हल कर चुके हैं। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। देखिए इसको, 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने कई कानून पारित किए। सबसे पहले क्या किए हैं? विभिन्न प्रकार के कानून पारित किए। पहला काम ये किया। उत्तर भारत में उन्होंने कौन सा कानून पारित किया? मार्शल लॉ लागू किया। क्या लागू किया है? मार्शल लॉ लागू किया। कहां पर किया है? उत्तरी भारत में किया है, कर दिया। जिसके तहत सेना के अधिकारियों के अतिरिक्त आम जनता को भी विद्रोहियों पर मुकदमा चलाने एवं सजा देने का अधिकार दिया गया। यानी कि जो मार्शल लॉ है, ये कुछ इस प्रकार का कानून था कि इस कानून के तहत अंग्रेजों को, सामान्य जो अंग्रेज होता था, अधिकारी नहीं, जो सामान्य अंग्रेज होता था, उन सामान्य
अंग्रेजों को, सामान्य लोगों को भी ये अधिकार दे दिया कि अगर आपको लगता है कि ये भारतीय विद्रोह कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये विद्रोह में संलग्न है, तो आप ऐसे किसी भी भारतीयों को सजा दे सकते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि इनके साथ उन्होंने क्या किया है कि कानून और मुकदमों की सामान्य प्रक्रिया बंद कर दी गई। जो सामान्य प्रक्रिया होती है, सामान्य मुकदमा दर्ज करना, फिर उसकी जांच करना, फिर उसको सजा देना, ये सारी प्रक्रिया क्या कर दी गई? बंद कर दी गई। सामान्य जो प्रक्रिया है, इस सामान्य प्रक्रिया को बंद कर दिया गया तथा विद्रोह की एक ही सजा, जो विद्रोह करने वाले लोग थे, उनके लिए केवल एक ही सजा का प्रावधान रखा गया और वो सजा क्या थी? सजा ए मौत। अंग्रेजों ने कहा कि अगर हमें किसी भी भारतीय के ऊपर ये शक हो गया कि ये किसी न किसी विद्रोह में संलग्न है या अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भड़काने में ये शामिल है, ऐसे विद्रोहियों की एक ही सजा होगी और वो होगी सजाए मौत। निर्धारित की गई। अंग्रेजों ने विद्रोही जागीरदारों की जागीरें जब्त कर ली गई। एक तो मार्शल लॉ लागू किया, सामान्य कानून की प्रक्रिया बंद कर दी, सजा एक ही निर्धारित की और वो थी सजाए मौत। इसके अलावा जो विद्रोह करने वाले जो जमींदार थे, जागीरदार थे, उन जमींदारों की क्या कर दी? जागीरें जब्त कर ली गई अंग्रेजों ने। जो विद्रोह करने वाले जमींदार थे, उनकी जागीरें जब्त कर ली गई। इसके अलावा विद्रोह को कुचलने के लिए जो आम जनता है, इसके ऊपर तमाम प्रकार से क्या किया गया? अत्याचार किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेक्शन सी है खंड श। देखिए, इसमें हम देखेंगे प्रश्न संख्या 19 से 26 तक। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 4 अंक का है और इसके लिए जो उत्तर की जो शब्द सीमा है वो है 60 शब्द। क्वेश्चन नंबर 19, मोहनजोदड़ो सभ्यता में गृह स्थापत्य कला। विद्यार्थियों, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो है गृह स्थापत्य कला की विशेषताएं। और इनके साथ साथ में आजकल ये ट्रेंड बना हुआ है कि गृह स्थापत्य कला में भी विशेषताओं में प्रश्न ये पूछते हैं कि गृह स्थापत्य कला की वर्तमान प्रासंगिकता क्या है, या वर्तमान प्रासंगिकता सिद्ध कीजिए। क्या हम जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घर बनाते थे, वैसा ही हम घर आज भी बनाते हैं, या आज के और उस समय के घरों की बनावट को लेकर, संरचना को लेकर कोई भिन्नता है? यही वर्तमान प्रासंगिकता है। तो कोई भिन्नता नहीं है। जैसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घर बनाते थे, वैसे ही उसी प्रकार से हम आज वर्तमान में भी घर बनाते हैं। तो इनकी उस समय की कुछ विशेषताओं को हम देखते हैं। जैसे देखिए, विशेषता नंबर, मोहनजोदड़ो सभ्यता में निचला शहर गृह स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण पेश करता है। आपने देखा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसको दो भागों में बांटा गया। सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र है, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक भाग तो है उछला भाग, जो छोटा भी है और ये चबूतरे के ऊपर बना हुआ है। ये चबूतरे के ऊपर बना हुआ है, इसलिए इसको उछला भाग कहते हैं। और एक है सामान्य भाग, ये वाला। ये जो सामान्य भाग है, इसको निचला भाग कहते हैं। ये ऊपर भाग है, इसलिए इसको ऊपरी भाग या गड्डी वाला भाग कहते हैं, दुर्ग वाला भाग भी कहते हैं। तो ये जो सामान्य वाला भाग है, ये सारी की सारी जो नगर नियोजन से संबंधित विशेषता है, वो इसी नगर में थी। सारी सारी जो नीचे वाला भाग है, इसी में थी, जिसको नगरीय भाग भी कहते हैं, क्योंकि सारी जो पब्लिक, सामान्य जो जनता है, वो यहीं पर निवास करती थी। इसकी क्या विशेषता देखिए, आवासीय भवन मुख्यतः एक आंगन पर केंद्रित थे, जिनके चारों ओर कमरे बने हुए थे। अब देखिए, मैं जो ये वाला पोर्शन है, इसी पोर्शन को थोड़ा सा आपको यहाँ और थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये लोग क्या करते थे, घर का निर्माण करने से पहले एक नक्शा बनाते थे। नक्शा बनाने के बाद उनको लगा कि इतने भूभाग में हम घर बनाएंगे। तो घर बनाने के लिए ये एक प्रकार से सुनियोजित योजना बनाते थे और यहाँ पर ये 4-5 कमरे बना लेते, जैसे कि 2 कमरे यहाँ बना लिए हैं, 1 कमरा यहाँ बना लिया है, और अगर इनको लगा तो 1 कमरा यहाँ बना लिया है। अब ये वाला जो भाग है, ये पूरा पूरा आंगन था। यहाँ अपन लिख सकते हैं, ये वाला पूरा भाग कैसा था? आंगन था, ये वाला। तो ये कह रहे हैं कि आंगन पर केंद्रित, ये मुख्य केंद्र रखते थे आंगन को, और आंगन को केंद्र रखे इसके इर्द गिर्द में ये लोग क्या करते थे? कमरों का निर्माण करते थे। दूसरी विशेषता है कि आंगन संभवतः खाना पकाने तथा कटाई करने जैसी विभिन्न गतिविधियों का केंद्र था। ये जो आंगन है, यहाँ महिलाएं बैठकर भोजन भी बनाती थी और सूत काटने का वगैरह काम भी यही आंगन में बैठकर महिलाएं करती थी। तीसरी विशेषता है, आवास के
मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन सीधे तौर पर दिखाई नहीं देता था। यानी कि ये जो मुख्य द्वार है, ये मुख्य द्वार कुछ इस ढंग से बनाया जाता था कि अगर यहाँ से देखा जाए तो इनको ये वाला आंगन जो है ये दिखाई नहीं देता था। इस प्रकार से ये मुख्य द्वार बनाते थे। अगली विशेषता है, मोहनजोदड़ो के प्रत्येक घर में एक स्नानागार होता था जिसका फर्श ईंटों से निर्मित था। ये जो प्रत्येक घर है, इस घर में किसी न किसी कोने में, चाहे इस कोने में हो चाहे इस कोने में हो, प्रत्येक घर में एक स्नानागार यानी कि स्नान घर भी मिला है स्नान करने के लिए। और इसकी जो फर्श है वो ईंटों की बनी होती थी। स्नानागार की नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। यहाँ से ये घर, दीवार जो है ये यहाँ से दीवार के सारे गंदे पानी की निकासी की नालियां होती थी और ये नाला जो है ये आगे मुख्य नाले से मिल जाता। इस प्रकार से शहर में कहीं पर भी पानी भी सड़कों पर दिखाई नहीं देता था। अगली विशेषता है, मोहनजोदड़ो के कई आवासों में कुएं थे जो प्रायः एक ऐसे कक्ष में बनाए जाते थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था। संभवतः इनका प्रयोग राहगीरों द्वारा किया जाता है। यानी कि अगर इस घर को देखें तो ये जैसे ये वाला नाला आपको दिखाई दे रहा है, इसके पास-पास में यहाँ सड़क का निर्माण भी होता था। तो ये वाला भाग जो है, इस ऐसे भाग में एक जल के स्रोत के रूप में ये कुएं का निर्माण भी करते थे। लगभग प्रत्येक घरों में आज वर्तमान जैसे टांके होते हैं, वैसे सिंधुघाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो में पानी के स्रोत के रूप में कुआं हुआ करते थे। तो ये जो कुआं है, ये कुछ इस ढंग से बनाते थे कि बाहर से जो राहगीर है, ये राहगीर भी इस कुएं का पानी उपयोग में ले सकते थे पानी पीने के लिए, और ये लोग जो घर के अंदर वाले हैं, ये भी इस पानी का उपयोग करते थे। इस प्रकार से इस कुएं का निर्माण करते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 20। महाजनपदों की कोई सी 4 विशेषताएं लिखिए। जो महाजनपद थे, उनकी कोई 4 विशेषताएं आपको देनी है। कौन-कौन सी विशेषताएं थी? तो देखिए, 6ठी शताब्दी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद, कितने? 16 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, जिसमें मगध सबसे अधिक शक्तिशाली था। 16 महाजनपदों की 4 विशेषताएं निम्न है। जो 16 महाजनपद थे, उनकी विशेषताएं मुख्य रूप से 4 यहाँ बताई गई है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जो 16 महाजनपद है, इन 16 महाजनपदों की जो जानकारी है, वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। अंगुत्तर निकाय अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, मैं लिख देता हूं आपकी जानकारी के लिए, यहां लिख रहा हूं। बौद्ध ग्रंथ जो है वो है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। ये है बौद्ध ग्रंथ, ये है जैन ग्रंथ। ये दो ऐसी किताबें हैं, ये दो ऐसे ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से हमें 16 महाजन पदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब इनकी विशेषताएं क्या क्या है उनको आप देखिए। पहली विशेषता, अधिकतर महाजन पदों पर राजा का शासन होता था। यानी कि इस समय दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं थी, एक थी राजतंत्रात्मक और एक थी गणतंत्रात्मक। तो इस समय अधिकांशतः जो महाजनपद थे, इनके ऊपर राजाओं का शासन था। इसका मतलब यह है कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। दूसरी विशेषता है, महाजनपद दो प्रकार के थे, एक तो थे गण और दूसरे थे राज्य। गण अनेक छोटे छोटे राज्यों के समूहों से मिलकर बने थे। जो गण है, इसमें कई छोटे छोटे राज्यों के समूह होते थे और ये सारे समूह मिलकर शासन चलाते थे। बल्कि अगर राज्य को देखा जाए तो राज्य में ऐसा नहीं होता था। राज्य में क्या होता था कि वहीं राज्य में एक ही राजा होता था, एक ही राजधानी होती थी और एक ही राज चिन्ह होता था। लेकिन गण में ये सारी चीजें अलग अलग होती थी।
तीसरी विशेषता है, प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी थी, जिसकी प्रायः किलेबंदी की जाती थी। यानी अलग-अलग राज्य की अलग-अलग राजधानियाँ होती थी और जो राजधानी है, इस राजधानी को सुरक्षा के दृष्टिकोण से चारों ओर से दीवार से घेरा जाता था। पहले तो बीच में किला होता था और किले को चारों ओर से ये दीवार से घेरते थे। जैसे हमने पहले बात की है कि जो मगध है, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ऐसे प्रत्येक महाजनपद की अपनी एक राजधानी थी और प्रत्येक राजधानी को सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्राचीर से या किलेबंद से या विशाल दीवार से घेरा जाता था। अगली विशेषता है, शासक किसानों, व्यापारियों तथा शिल्पकारों से कर तथा भेंट की वसूली करते थे। यानी कि अलग-अलग महाजनपदों के जो शासक होते थे, ये वहां निवास करने वाले किसानों से, व्यापार करने वाले व्यापारियों से और विभिन्न प्रकार के जो शिल्पकार होते थे, उनसे कर के रूप में भेंट लिया करते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो है, स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बड़ा वर्णनात्मक प्रश्न है कि इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो काफी समझने योग्य प्रश्न होते हैं। आपसे पूछा कि पहली बात तो ये है कि स्तूप होता क्या है। दूसरा प्रश्न ये है कि स्तूप का आखिर निर्माण कैसे किया जाता था, किसके द्वारा किया जाता था और इसकी संरचनाएं किस प्रकार की होती थी। देखिए, पहला हम देखते हैं, स्तूप की डेफिनेशन देखते हैं कि स्तूप आखिर कहते किसको है। तो स्तूप की डेफिनेशन देखिए, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए पवित्र जगह जहां बुद्ध के शरीर के कुछ अवशेष जैसे उनकी अस्थियां हो सकती है या उनके द्वारा प्रयोग में ली गई वस्तुओं को गाड़ कर उन पर जो स्मारक बनाए जाते थे, उन्हें स्तूप कहा जाता है। ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध के द्वारा या तो महात्मा बुद्ध के शरीर के कुछ अवशेष, बुद्ध के शरीर के कुछ अवशेष, पहली चीज ध्यान से देखना, या तो महात्मा बुद्ध के शरीर की कुछ अवशेष, उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली कोई भी वस्तुएं जिनको जमीन में गाड़ते थे और उनके ऊपर कोई ना कोई स्मारक बना देते थे, उन्हीं को क्या कहते थे, स्तूप कहते थे। स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ है विद्यार्थियों, ये कई बार पूछते हैं कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ है वो है टीला। शाब्दिक अर्थ क्या है विद्यार्थियों, टीला है। तो यानी जैसे टीला इसलिए कहा गया है क्योंकि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित, उनके शरीर से संबंधित या उनके द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली जो वस्तुएं हैं, इन सब को ये लोग क्या करते थे, जमीन में गाड़ देते थे। ये जमीन में गाड़ दिया और गाड़ने के बाद में इसके ऊपर इस प्रकार से रेत का एक टीला बना लेते थे ये। और ये जो रेत का टीला बनाया है, इसकी जो आकृति बनाई है, स्मारक बनाई है, इसी को ये लोग क्या कहते थे, स्तूप कहते थे। इनकी आकृति कुछ अर्धचंद्राकार की होती थी। इस प्रकार के इसको इसको ही इन्होंने क्या नाम दिया है, स्तूप का नाम दिया है। स्तूप क्यों बनाए जाते थे, ये दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न था स्तूप आखिर है क्या, दूसरा है स्तूप बनाए क्यों जाते थे। देखिए इसको, स्तूप बनाने की परंपरा संभवतः बुद्ध से पहले भी प्रचलित रही होगी। यानी ऐसी संभावना जताई जाती है कि हो सकता है कि महात्मा बुद्ध के जीवन काल से पहले भी स्तूप बनाए जाते होंगे। किंतु स्तूपों को बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में विशेष प्रसिद्धि बुद्ध के बाद ही मिली है। यानी अगर महात्मा बुद्ध के जीवन काल के बाद देखा जाए तो विशेषकर जो स्तूप वगैरह है, इनको महात्मा बुद्ध के जीवन से जोड़ने का कार्य और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में जो इनको माना है, ये महात्मा बुद्ध के बाद ही माना है। प्रारंभ में बुद्ध की स्तुति करने का माध्यम केवल बुद्ध से संबंधित वस्तुएं हुआ करती थी। इन वस्तुओं को पवित्र स्थान पर स्थापित करके बुद्ध की आराधना की जाती थी। अशोकावदान नामक बौद्ध ग्रंथ, ये अशोकावदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ है। इस बौद्ध ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि मौर्य सम्राट अशोक का नाम सुना होगा, जिसने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। और कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने युद्ध करने की नीति का त्याग कर दिया था और उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो बौद्ध मौर्य सम्राट अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के भाग, प्रत्येक महत्वपूर्ण जो शहर है,
प्रत्येक महत्वपूर्ण शहरों में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनवाए थे। विद्यार्थियों, ये प्रश्न जीके में कई बार पूछा हुआ है। अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए थे। बहुत बड़े स्तूप बनाए थे, कई स्तूप बनाए थे। अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए थे। अलग अलग शहरों में 84,000 स्तूप बनाए थे, बनाने का आदेश दिया। इस प्रकार दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक बरहुत, सांची और सारनाथ जैसे स्थानों पर महत्वपूर्ण स्तूप बनाए गए। अब हम देखते हैं कि आखिर स्तूप कैसे बनाए जाते थे। स्तूपों की वेदिकाओं तथा स्तंभों पर मिले अभिलेखों से उन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता। जो भी स्तूप बनाए गए हैं, उन स्तूपों की जो वेदिकाएं हैं या जो स्तंभ वगैरह है, उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के लेख लिखे हुए हैं, और उनके ऊपर जो लेख लिखे गए हैं, इन लेखों से ही ये पता चलता है कि आखिर स्तूप किस प्रकार बनाए जाते थे और स्तूप बनाने के लिए पैसे कहाँ से आते थे। तो बहुत सारी जानकारियां मिली है, बहुत सारे लेख मिले हैं, जिनसे ये पता चलता है कि लोग दान देते थे, और दान के द्वारा जो भी धन संपत्ति मिलती थी, पैसे मिलते थे, उसी से स्तूप बनाए जाते थे। स्तूप बनाने के लिए दान कौन देते थे? दान राजाओं के द्वारा दिया जाता था, दान धनी व्यक्तियों के द्वारा दिया जाता था, दान विभिन्न प्रकार के अलग अलग शिल्पकारों के द्वारा भी दिया जाता था, और दान विभिन्न प्रकार के जो व्यापारी थे, उन व्यापारियों के द्वारा भी दान दिया जाता था, और व्यापारिक श्रेणियों के द्वारा, और इसके अलावा जो भिक्षु हैं, भिक्षुणियां हैं, इनके द्वारा भी दान दिया जाता था। उदाहरण के लिए यहाँ एक उदाहरण भी दिया गया है कि सांची का जो स्तूप है, सांची के स्तूप का एक प्रवेश द्वार, जिसका निर्माण करने का कार्य हाथी दांत का काम करने वाले हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों का एक संघ है। इन्होंने पैसे दिए, और इनके द्वारा दिए गए दान, इनके द्वारा दिए गए पैसों से ही सांची के स्तूप के एक प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया था। इससे ये सिद्ध होता है कि किसी भी प्रकार के स्तूप का निर्माण करने के लिए बहुत सारे जो लोग हैं, वो दान देते थे, और उन दान से प्राप्त होने वाले जो आय है, उसी से स्तूप का निर्माण किया जाता था। स्तूप का निर्माण एक गोलार्ध मिट्टी के टीले से हुआ, जिसे बाद में अंड कहा गया। क्या कहा गया है? अंड इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी जो आकृति होती थी, वो अंडे के समान होती थी, और अंडे के समान आकृति होने के कारण इन टीलों को अंड का नाम दिया गया है। अंड के ऊपर हर्मिका होती थी। अंड जो है, इसके ऊपर क्या होती थी? हर्मिका होती थी। हर्मिका सज्जे जैसी संरचना होती थी। जैसे कि ये मैंने अभी आपको बताया है, ये वाला जो भाग है, इसके ऊपर इस प्रकार से, ये जो अंड है, इसके ऊपर कुछ इस प्रकार की आकृति होती थी। और इसके बाद में ये कह रहे हैं, हर्मिका के ऊपर सज्जे जैसी आकृति थी। ये वाला जो भाग है, इसके ऊपर फिर यहाँ, और इसके ऊपर ऐसे ऐसे भाग होते थे, ऐसे ऐसे, और ये वाला ऐसे ऐसे आकृतियां बनती थी। तो ये सज्जे जैसा भाग होता था, संरचना होती थी। हर्मिका के ऊपर एक सीधा स्तंभ निकलता था। ये वाला स्तंभ आप देख ही रहे हैं, ये ऐसा स्तंभ निकलता था, जिसे यष्टि कहा जाता है। ये वाला जो भाग है ना, ये वाला, ये आपको जो खड़ी दिख रही है, इसी को यष्टि कहते थे। ये वाला जो भाग, इसको यष्टि कहते थे। इसके ऊपर छतरी लगी होती थी। स्तूप के चारों ओर एक वेदिका बनाई जाती थी, जिसमें तोरणदार होते। ये जो भाग है, अब इसके चारों ओर इस प्रकार से एक वेदिका होती थी, ऐसे, और अंदर प्रवेश करने के लिए अलग अलग चारों दिशाओं में यहाँ तोरण द्वार थे। वेदिका बनाई जाती थी, जिसमें तोरण द्वार भी लगे होते थे। चारों दिशाओं में बनाए गए तोरण द्वारों पर सुंदर सुंदर क्या की जाती थी? नक्काशी की जाती, यानी कई प्रकार के डेकोरेशन किया जाता था, नक्काशी की जाती थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, 22वां। आपके विचार में महानवमी डिब्बा से संबंध अनुष्ठानों का क्या महत्व था? जो महानवमी डिब्बा है, क्या है? महानवमी डिब्बा विजयनगर के बारे में है। ये विजयनगर के जो महानवमी डिब्बा है, इनका धार्मिक अनुष्ठान से क्या ताल्लुकात है, क्या महत्व है? देखिए, विजयनगर में महानवमी डिब्बा शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित एक विशाल मंच है। एक विशाल क्या है?
मंच है। महानवमी डिब्बा क्या है? एक विशाल मंच था जिसका आकार लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार पर तथा 40 फीट की ऊंचाई थी। ये 11,000 तो ऐसे इसका आधार था और 40 फीट ऐसी ऊंचाई थी। इस प्रकार से यहाँ एक बड़ा सा मंच बना हुआ था, मंच बना हुआ है। यहाँ से मिले साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस पर एक लकड़ी की संरचना बनी हुई थी। लकड़ी की संरचना इसलिए है कि यहाँ कुछ छेद मिले हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और हो सकता है कि यहाँ कोई पिलर वगैरह डालकर कोई संरचना बना थे। ऐसे अवशेष यहाँ से देखने को मिले हैं। संभवतः इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान महानवमी से जुड़े थे। सितंबर तथा अक्टूबर के सर्द मासों में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्योहार, जिसे उत्तरी भारत में क्या कहते हैं? दशहरा। उत्तरी भारत में कहते हैं दशहरा, बंगाल में इनको कहते हैं दुर्गा पूजा तथा प्रायद्वीपीय भारत में इनको नवरात्रि या महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। महानवमी का शाब्दिक अर्थ, विद्यार्थियों ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, महानवमी का शाब्दिक अर्थ है महान नवा दिन, महान नवा दिन या नवा दिवस। विजयनगर के शासक इस अवसर पर अपनी प्रतिष्ठा तथा शक्ति का क्या करते थे? प्रदर्शन करते थे। इस अवसर पर राजा अश्व और मूर्ति की पूजा करते थे, यानी घोड़ों की और जो भी देवी देवताओं की, दुर्गा की जो मूर्तियां होती थी, उन मूर्तियों की पूजा करते थे तथा भैंसों, घोड़ों घोड़ों हाथियों, रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा भी इस अवसर अवसर के प्रमुख आकर्षक थे। यानी इस समय भैंसों, घोड़ों, हाथियों, रथों, सैनिकों, इन सब की शोभा यात्रा निकाल जाती थी। इनके अलावा इस अवसर पर नायक और जो अधीनस्थ राजा है, ये राजा को भेंट देते थे। यानी कि जो नायक हैं, महानायक हैं या राजा के अधीन में कोई राजा है, ये सारे सारे इस अवसर पर राजा को भेंट वगैरह, उपहार वगैरह देते थे। राजा राजा त्योहार के अंतिम दिन अपनी तथा अपने नायकों की सेना का क्या करते थे? निरीक्षण करते थे, सारी सेना का निरीक्षण करते थे और नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में किसी न किसी प्रकार का भेंट देने का कार्य करते थे। भेंट तथा निश्चित रूप से कोई न कोई कर भी देते थे। इसलिए जो महानवमी का जो डिब्बा है, ये इनका जो अनुष्ठान है, ये विजयनगर के शासकों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, दक्कन के रैत ऋणदाताओं के प्रति क्रुद्ध क्यों थे? जो दक्कन दक्कन जो है दक्षिण भारत, दक्कन की जो रैत है, ये ऋण देने वाले जो ऋणदाता थे, उनके प्रति क्रुद्ध, यानी कि उनके प्रति वो नाराज क्यों थे? उसके क्या कारण थे उसको देखिए। दक्कन के रैत ऋणदाताओं के प्रति निम्न कारणों से क्रोध थे। कारण एक, ऋणदाताओं ने किसानों को ऋण देने से मना कर दिया। जो ऋणदाता थे, इन ऋणदाताओं को ऐसा लगा कि किसानों को पैसा देने से अब हमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि किसानों से पैसे वापस आना बड़ा मुश्किल कार्य है। किसानों के द्वारा जो भी कृषि उत्पादन किया जाता था, उनका मूल्य बिल्कुल गिर चुका था और कृषि उत्पाद का मूल्य गिरने के कारण ऋणदाताओं को ऐसा लगा कि अब हमारा ऋण डूब सकता है। इसलिए ऋणदाताओं ने किसानों को ऋण देने से इनकार कर दिया और इनकार करने से जो किसान लोग हैं, रैयत का मतलब होता है किसान, तो किसान लोग जो हैं, ये ऋण देने वाले ऋणदाताओं से नाराज हो गए। दूसरा है बिंदु, किसानों को लगता था किसानों को लगता था कि ऋणदाता संवेदनशील यानी कि क्रूर संवेदनशील हो गए हैं तथा उनकी स्थिति पर उन्हें तरस नहीं आता। यानी कि किसानों को ऐसा लगता था कि जैसे ही किसान लोगों को ऋणदाताओं ने ऋण देना मना किया, किसानों की हालत इतनी खराब हो गई कि उनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। इसलिए किसानों को ऐसा लगने लगा कि अब जो ऋणदाता हैं, वो क्रूर हो गए हैं। उनको किसानों की दशा पर, किसानों की स्थिति पर कोई दया नहीं आती है। उनको दया आनी चाहिए, लेकिन दया नहीं आती। इस बात को लेकर भी किसान लोग ऋणदाताओं से नाराज थे। तीसरी बात है, ऋणदाताओं द्वारा ब्याज की राशि मूलधन से अधिक लेना। कुछ ऋणदाता ऐसे भी थे जो
जितना उन्होंने मूलधन दिया, जैसे कि 100 रुपए दिए हैं, तो वो इस प्रकार से ब्याज लगाते थे कि 100 रुपए के मूलधन पर 100 रुपए से भी ज़्यादा ब्याज ले लेते थे और कुल मिला के 200 ढाई सौ रुपए कर देते थे। रुपए तो 100 ही दिए थे, लेकिन ब्याज समेत 200 ढाई सौ रुपए कर देते थे। तो जो मूलधन है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के किसान लोगों के द्वारा ये बार-बार माँग रखने के कारण कुछ ऐसे सिस्टम अपनाए थे, जिसके माध्यम से ये कहा गया था कि जो मूलधन है, ब्याज आप कितना भी लीजिए, लेकिन मूलधन से ब्याज ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। लेकिन ऋणदाता कुछ इस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज लगाते थे कि कई बार मूलधन से भी ब्याज ज़्यादा हो जाता था। इस कारण भी जो रैयत है, जो किसान हैं, वो ऋणदाताओं से नाराज़ थे। अगला बिंदु है किसानों को ऋण भुगतान करते समय कोई रसीद नहीं देना। कई बार ऐसा भी होता था कि कुछ किसान समय पर ऋण दे भी देते थे। जो किसान समय पर ऋणदाताओं को ऋण देते थे, लेकिन ऋण लेने वाले जो ऋणदाता होते थे, वो कई बार किसान लोगों को ऋण जमा करने की रसीद नहीं देते थे, उसमें एंट्री भी नहीं करते थे और वो बार-बार उन किसान लोगों से ऋण मांगते ही रहते थे। पैसे दे दिए हैं, लेकिन फिर भी जो ऋणदाता है, वो बार-बार किसान लोगों से ऋण लेते ही रहते थे, माँगते रहते थे। इस बात को लेकर भी किसान लोग, जो रैयत है, किसान है, ये ऋणदाताओं के प्रति काफ़ी क्रोधित रहते थे, नाराज़ रहते थे। और लास्ट बात है कि ऋणदाताओं द्वारा बंद पत्रों में जाली आंकड़े भर देना। कई बार किसान लोगों के द्वारा ऋण दे भी दिया जाता था या जो ऋण लिया है, वो ऋण लिया वो अलग है और बंद पत्रों में जाली आंकड़े भरने का मतलब ये है, जैसे ब्याज अधिक लगाना या ऋण 100 रुपए लिए हैं तो उसकी जगह 150 रुपए कर देना। ब्याज अगर 50 पैसे लिए थे, उस समय जिस समय लिया था उस समय, तो उसके बाद में 100 पैसे कर देना यानी 1 रुपया कर देना। इस प्रकार से वो कई बार फर्जीवाड़ा कर लेते थे। इस बात को लेकर भी किसान लोग ऋणदाताओं से काफ़ी क्रुद्ध रहते थे, नाराज़ रहते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा पर एक टिप्पणी लिखिए। ये भी हम पहले 2-3 बार हल कर चुके हैं, थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं। देखिए, 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में एक नवीन आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसे वीर शैव दक्षिण भारत का हम ये पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। वीर शैव अथवा लिंगायत मत भी कहा जाता है। इस आंदोलन का जो नेतृत्व करने वाले थे, जो प्रवर्तक हैं, वो है बासवना नामक ब्राह्मण। वो कौन थे? बासवना नामक ब्राह्मण थे। इनके द्वारा किया गया था। इनके अनुयायी जो है, वो क्या कहलाते थे? वीरशैव। और वीरशैव का मतलब होता है भगवान शिव के वीर, तथा इनको लिंगायत भी कहा जाता है। लिंगायत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लिंग को धारण करते थे। वीरशैव मत उस समय अत्यधिक लोकप्रिय हुआ, जिसकी प्रमुख शिक्षाओं का जो विवरण है वो निम्न प्रकार से है। पहला है, लिंगायत शिव को अपना आराध्य मानकर उनकी क्या करते थे? लिंग के प्रतिरूप के रूप में पूजा करते थे। दूसरा है, लिंगायतों का मानना था कि मरणोपरांत यानी मृत्यु होने के बाद मरणोपरांत जो भक्त हैं, वो शिव में लीन हो जाते हैं तथा पुनः संसार में उनका कभी भी जन्म नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये लोग पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। तीसरा है, ये चौथा हो गया, ये ब्राह्मणवाद के विरोधी थे। जो ब्राह्मणों के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो परंपराएं चलाई जा रही थी, विभिन्न प्रकार के जो रीति रिवाज थे, विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड थे, इनका भी लिंगायत या जो वीरशैव है ये विरोध करते थे। अगला है, इस मत का मतलब ये है कि जो वीरशैव है, इस मत को, लिंगायत के मत को समाज के जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जिनके साथ में ब्राह्मणीय विचारधारा कई प्रकार का भेदभाव करती थी, ये सारा का सारा जो निम्न वर्ग के जो लोग थे, ये वीरशैव परंपरा का खूब और पूर्ण समर्थन करने का कार्य करते थे, क्योंकि ये किसी के साथ में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड्स संभाल कर क्यों रखे जाते थे? जो अंग्रेजों के समय की अगर बात की जाए, तो अंग्रेजों के समय में जो नगर वगैरह हैं, शहर वगैरह हैं, उनके रिकॉर्ड संभाल कर रखने के पीछे मुख्य अंग्रेजों का उद्देश्य क्या रहा होगा? तो देखिए, औपनिवेशिक शहरों में औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड शहरीकरण के विकास की गति को समझने के लिए संभाल कर रखे जाते थे। इन्हें हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला बिंदु देखिए, पहला बिंदु क्या कह रहा है? देखिए, जनसंख्या में
किस गति से वृद्धि हो रही है। यानी कि रिकॉर्ड इसलिए रखते थे ताकि जनसंख्या देखा जाए कि जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो रही है और कितनी वृद्धि नहीं हो रही है। तो किस गति से वृद्धि हो रही है, इसका अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो इसके लिए जनसंख्या से संबंधित आंकड़े संभाल कर रखना बहुत ही जरूरी है। दूसरा है शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या का क्या प्रतिशत है, यानी कि किसी भी शहर में मूल जो शहरी है उनकी जनसंख्या कितनी है और जो बाहर से आकर ग्रामीण क्षेत्रों से आकर जो लोग रह रहे हैं उनकी जनसंख्या कितनी है। अगर इनका भी पता लगाना है तो इनके लिए भी शहरों में जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों को संभाल कर रखना जरूरी है। तीसरा है जनसंख्या के जो आंकड़े होते हैं इसमें नागरिकों की मृत्यु दर तथा बीमारियों का पता लगाने में ये आंकड़े सहायक होते हैं। यानी अगर किसी भी क्षेत्र की बात करते हैं तो मरने वाले लोगों की संख्या कितनी है, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोगों का जन्म हो रहा है और कौन सी बीमारी फैली हुई है और कौन सी बीमारी के कारण किस प्रकार से लोगों की मृत्यु हो रही है। इन सब के बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो इन सब के लिए जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों को संभाल कर रखना बहुत ही जरूरी है। अगला बिंदु है इन आंकड़ों से कानून व्यवस्था बनाए रखने में अत्यधिक सहायता प्राप्त होती है। यानी कि अगर आपको किसी प्रकार के कानून व्यवस्था की आवश्यकता है, अगर जनसंख्या ज़्यादा है, तो सीधी-सी बात है कि वहाँ जो पुलिस वगैरह है, पुलिस फ़ोर्स जो है, ये ज़्यादा तैनात करनी पड़ेगी और जनसंख्या अगर कम है, तो हो सकता है कि एक पुलिस थाने से या उससे भी जनसंख्या कम है, तो चौकी से भी काम चल सकता है। तो जनसंख्या को देखते हुए ही, जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों को देखते हुए ही कानून से संबंधित तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं लागू करने में भी ये आंकड़े हमारे काफी सहायक सिद्ध होते हैं। अगला बिंदु है औपनिवेशिक शहरों के विकास में क्या-क्या तथा किस प्रकार की योजनाएं सहायक हो सकती है। अंग्रेजों के समय ये भी ध्यान रखते थे अंग्रेज कि किसी भी शहर का विकास करने के लिए हमें किस प्रकार की योजनाएं बनाने की आवश्यकता है और कौन सी योजनाएं बनाई जाए, किस प्रकार की योजनाएं बनाई जाए जिससे शहरों का विकास किया जा सके। इन सब के लिए जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों का होना बहुत जरूरी था। और लास्ट बिंदु कह रहा है कि यदि शहरों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जैसे कि चिकित्सा है, शिक्षा है, जल की व्यवस्था है या यूँ समझिए कि लाइट की कोई दिक्कत है, तो इन सारी जानकारियों के लिए, इन सारी सुविधाओं का उपभोग करने के लिए जनसंख्या से संबंधित हमारे पास में आंकड़े नहीं हैं, तो ये सारी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाना बड़ा मुश्किल कार्य होता है। इसीलिए औपनिवेशिक शासन काल में विशेषकर जो शहरी वाले इलाके थे, इसमें जनसंख्या से संबंधित जो आंकड़े हैं, इनको संभाल कर रखा जाता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। देखिए, संविधान सभा ने भाषा के विवाद को हल करने के लिए क्या रास्ता निकाला। तो जिस समय संविधान सभा का गठन हुआ था तो उस समय विशेष मुद्दों में एक भाषा भी विशेष मुद्दा था कि आखिर भारत की भाषा कौन सी नियुक्त की जाए। तो भाषा जो है ये भाषा कौन सी निर्धारित की जाए, भाषा को लेकर संविधान सभा में लंबे समय तक बहस चली थी। तो इसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत दिए थे। उनके मतों के आधार पर हम ये समझते हैं कि भाषा जैसी जो समस्या है उसका समाधान निकालने के लिए लोगों ने कौन-कौन से तर्क और अपने मत दिए थे। संविधान सभा के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न राष्ट्र की भाषा को लेकर था। भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है, ध्यान रखना। भारत एक ऐसा देश है, बहुभाषी राष्ट्र यानी भारत में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। देश के विभिन्न प्रांतों में भिन्न-भिन्न भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। अतः जब संविधान सभा के सामने राष्ट्र की भाषा का मुद्दा आया तो इस पर अनेक तर्क-वितर्क दिए गए। यानी अगर भारत की बात की जाए तो भारत एक बहुत बड़ा देश है और जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग भाषाएं हैं। इसलिए भारत में बोली जाने वाली भाषा कोई एक नहीं है, बल्कि भारत में कई भाषाएं बोली जाती है। इसीलिए भारत को बहुभाषी राष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग भाषाएं होने के कारण ही ये समस्या खड़ी होगी कि अब भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी निर्धारित की जाए। तर्क वितर्क दिए गए। भाषा की समस्या सुलझाने के लिए अनेक प्रयास किए गए जिन्हें हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहला हम बिंदु लेते हैं हिंदुस्तानी भाषा। 1930 के दशक 1930 के दशक तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह स्वीकार कर लिया था कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उनकी ओर से अगर देखा जाए
तो कौन सी भाषा मान ली गई थी? हिंदुस्तानी भाषा को। कौन सी भाषा को? हिंदुस्तानी भाषा को मान लिया गया था कि हिंदुस्तानी जो भाषा है इसको भारत की राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। हिंदुस्तानी की जो उत्पत्ति है वो एक तो हुई थी हिंदी भाषा से और दूसरी थी उर्दू से। हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के मेल से जो बनने वाली भाषा थी ये हिंदुस्तानी थी, जो भारत के बहुत बड़े भाग में, विशाल भाग में बोली जाने वाली भाषा थी। इसलिए सभी लोगों ने ये कहा था कि भारत की जो भाषा है, विशेषकर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इन्होंने कहा कि भारत की जो भाषा है वो हिंदुस्तानी भाषा को ही राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देना चाहिए। दूसरा मत दिया है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने क्या मत दिया है उसको भी देखिए। गांधी जी भी हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में थे, किंतु 20वीं शताब्दी के मध्य तक हिंदुस्तानी भाषा के स्वरूप में परिवर्तन आने लगा। सांप्रदायिक भावनाओं के प्रसार के साथ साथ हिंदी और उर्दू एक दूसरे से दूर होने लगी थी। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1930 में हिंदुस्तानी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए मांग कर दी थी। इनको स्वीकार भी कर लिया था। महात्मा गांधी ने भी इसका पूरा पुरजोर के साथ में समर्थन किया और महात्मा गांधी ने भी ये कहा था कि जो हिंदुस्तानी भाषा है ये जन सामान्य की भाषा है और इसको ही भारत की राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे देना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे अपन देखते हैं कि कुछ समय के पश्चात जो ये भाषा है, ये भाषा एक प्रकार से 20वीं शताब्दी के, अगर देखा जाए तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में और 20वीं शताब्दी के लगभग आधी शताब्दी के बीच में जाते हैं, तो जो ये भाषा है हिंदुस्तानी भाषा, इसको लेकर लोगों के अलग-अलग विरोधाभास, अलग-अलग विचार आने शुरू हो जाते हैं। कैसे आते हैं कि जो हिंदू है, हिंदू लोगों की जो भाषा है वो हिंदी बन जाती है और जो मुस्लिम लोग हैं उनकी भाषा बन जाती है उर्दू। तो इस प्रकार से ये जो भाषा है, ये एक प्रकार से अलग-अलग दोनों ही भाषाएं संप्रदायों की भाषा बन गई। और संप्रदायों की भाषा होते ही सीधी सी बात है कि ये इनके बीच का जो तालमेल था, इनके बीच का जो संबंध था वो टूटने लगता है और ये दोनों ही भाषाएं एक दूसरे से दूर होने लग जाती है। लेकिन महात्मा गांधी की आस्था अभी भी बाकी थी। महात्मा गांधी इस भाषा पर आस्था बरकरार रखते थे और महात्मा गांधी ने लास्ट तक यही कहा था कि भारत की जो राष्ट्रीय भाषा का दर्जा है ये मेरे ख्याल से हिंदुस्तानी भाषा को ही देना चाहिए। लेकिन और मत को देखते हैं। तीसरा मत है तीसरा मत है धुलेकर का। धुलेकर ने क्या मत दिया उसको देखिए। संविधान सभा के अनेक सदस्य हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलवाने चाहते थे। इसमें एक व्यक्ति है संयुक्त प्रांत के एक कांग्रेस के सदस्य जिसका नाम है आर बी धुलेकर। नाम क्या है विद्यार्थियों? आर बी धुलेकर। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि आर बी धुलेकर ने राष्ट्रीय भाषा के समर्थन में या राष्ट्रीय भाषा के संबंध में क्या तर्क दिए थे? तो आर बी धुलेकर ने कहा था कि, इन्होंने क्या कहा है, धुलेकर ने संविधान सभा में हिंदी को, कौन सी भाषा को? हिंदी को। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में प्रयोग किए जाने की पुरजोर मांग की थी। यानी जो आर बी धुलेकर है, इन्होंने कहा था कि भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी होनी चाहिए और पुरजोर के साथ में कहा था कि जो राष्ट्र की भाषा है वो हिंदी होनी चाहिए। दक्षिण भारत के कुछ सदस्यों ने ये कहा था कि जो हिंदी भाषा है ये भारत की राष्ट्रभाषा नहीं होनी चाहिए। और इसके प्रत्युत्तर में आर बी धुलेकर ने यहां तक कह दिया था कि जिन लोगों को हिंदी भाषा नहीं आती है और वो अगर भारत के संविधान बनाने के सदस्य के रूप में संसद में बैठे हैं, तो मेरा उनसे आग्रह है कि जिन लोगों को हिंदी नहीं आती है, जिन लोगों को हिंदी का ज्ञान नहीं है, उनको संविधान सभा के सदस्यता का त्याग कर देना चाहिए और उनको संसद से निकाल देना चाहिए। और इस बात को लेकर संविधान में काफी घमासान हो गया था। लोगों ने एक दूसरे के ऊपर तर्क वितर्क करने शुरू कर दिए थे। लोग आपस में लड़ने झगड़ने शुरू हो गए थे और इस बात को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू जैसे जो उस समय के नेता थे, उन्होंने बीच बचाव करते हुए किसी भी प्रकार से भारतीय लोगों में, संविधान सभा के सदस्यों में पुनः शांति स्थापित करके इस मुद्दे को कुछ समय के लिए विराम दिया और ये कहा कि अब इस मुद्दे को लेकर हम एक संविधान सभा के साथ साथ में एक भाषा समिति का भी चयन करते हैं और ये सारा जो भाषा को लेकर, जो राष्ट्रीय भाषा को लेकर पूरे जो तर्क वितर्क हैं, ये भाषा समिति को कार्य सौंप देते हैं और भाषा समिति ही ये तय करेगी कि भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी होनी चाहिए। तो क्या हुआ, अब आगे की कड़ी में भाषा समिति का निर्माण कर दिया गया और भाषा समिति ने क्या सुझाव दिया उसको देखिए। संविधान की
संविधान की एक भाषा समिति भी थी, जिसे देश की राष्ट्र भाषा पर गहन अनुसंधान करना था। इनके निम्न सुझाव थे। इन्होंने क्या सुझाव दिया? पहला सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी जो है, कौन सी? हिंदी। हिंदी को भारत की राजकीय भाषा, ना कि राष्ट्रीय भाषा, ध्यान से सुनना विद्यार्थियों, राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। यानी काम जो है वो हम हिंदी भाषा में कर सकते हैं, लेकिन हिंदी भाषा को हम राष्ट्रीय भाषा का भी दर्जा नहीं देंगे। पहली चीज ये भाषा समिति ने सुझाव दिया। दूसरा सुझाव दिया कि समिति का सुझाव था कि हिंदी को हिंदी को हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमें धीरे-धीरे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि दक्षिण भारत के जो लोग थे, वो अधिकांशतः अंग्रेजी भाषा को जानते थे। इसलिए अधिकांशतः दक्षिण भारत के लोगों ने ही हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने में उनका विरोध किया और कहा कि दक्षिण भारत के लोगों ने कहा कि जो हिंदी भाषा है, ये भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं होनी चाहिए, अंग्रेजी होनी चाहिए। इसलिए भाषा समिति ने ये सुझाव दिया कि हम हिंदी भाषा को अचानक राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं देंगे। धीरे-धीरे अभी तो हम केवल राजकीय भाषा का दर्जा देते हैं और धीरे-धीरे आगे जैसे-जैसे सामान्य स्थितियाँ होती जाएगी, वैसे-वैसे हम इसको राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे देंगे। लेकिन अभी हाल-फिलहाल में राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हमने बलपूर्वक दक्षिण भारत के लोगों के ऊपर हिंदी भाषा को थोपा, तो सीधी-सी बात है कि देश का बंटवारा हो जाएगा और भाषा के नाम से दक्षिण भारत अलग हो जाएगा और उत्तरी भारत अलग हो जाएगा। इसलिए अभी वर्तमान में भाषा के रूप में हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देना ठीक बात नहीं है। इन्होंने तीसरा सुझाव दिया, समिति ने यह भी सुझाव दिया कि पहले 15 वर्षों तक सरकारी कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखा जाएगा। दक्षिण भारत के लोगों को राजी करने के लिए भाषा समिति ने यह भी सुझाव दिया कि पहले 15 सालों तक हम सरकारी कार्यों के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे? अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करेंगे। और फिर कहा कि प्रत्येक प्रांत को अपने सरकारी कार्यों के लिए किसी एक क्षेत्रीय भाषा के चयन का भी क्या होगा? अधिकार होगा। यानी सभी राज्यों को कहा कि आपके राज्य की जो मूल भाषा है, आप अपने मूल भाषा का भी प्रयोग सरकारी कार्यों में कर सकते हैं। जैसे कि अलग-अलग राज्य की अलग-अलग भाषाएं होती हैं। अगर देखा जाए तो गुजरात की गुजराती है, उधर तमिल की तमिली है, तमिल है, और कर्नाटक की अगर देखी जाए तो कन्नड़ है, और आंध्र प्रदेश की देखी जाए तो तेलुगु है, इधर पंजाब की देखी जाए तो पंजाबी है। तो अलग-अलग राज्यों की जो अलग-अलग स्थानीय क्षेत्रीय जो भाषा है, सभी राज्यों को ये आज़ादी दी गई कि आप अपने क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग भी कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेक्शन डी देखिए, जो खंड द है। खंड द में 27 से 29 तक प्रत्येक प्रश्न 6 अंक के हैं और इसकी जो उत्तर देने की जो शब्द सीमा है वो है 200 शब्द। 27वां प्रश्न है, कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का विस्तृत विवरण दीजिए। मुगल काल में जो कृषि से संबंधित उत्पादन है, इसमें महिलाओं का क्या योगदान था? ये प्रश्न है। मुगल काल में महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करती थी। पुरुष खेत जोतने तथा हल चलाते थे, वहीं महिलाएं बुआई करने का कार्य, निराई करने का कार्य, कटाई करने के साथ साथ में पकी हुई फसल का दाना निकालने का काम करती थी, जो सामान्य आज भी महिलाएं करती हैं। पुरुष महिला खेतों में जो काम करते हैं वो मुगल काल में भी करते, इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाली बात है नहीं। इस समय महिलाओं की जैव वैज्ञानिक क्रियाओं को लेकर लोगों के मन में पूर्वाग्रह भी थे। जैसे कि अगर देखा जाए तो पश्चिमी भारत में रजस्वला महिला को हल तथा कुम्हार का चाक छूने की इजाजत नहीं थी। कहने का मतलब यह है कि मुगल काल के समय महिलाओं में जो अगर जैव वैज्ञानिक क्रियाओं को देखें तो सीधी सी बात है कि महिलाओं में जो मासिक धर्म होता है, इस मासिक इसका मतलब ये है कि मासिक धर्म के समय जो पश्चिमी भारत है, इस पश्चिमी भारत में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो महिलाओं को ना तो मासिक धर्म के दिनों में ना तो महिलाओं को हल छूने का अधिकार था और ना ही जो कुम्हार का चाक होता है, इस चाक को छूने का महिलाओं को कोई अधिकार था। जिस समय महिलाओं का मासिक धर्म आता था, उस समय पश्चिमी भारत की जो महिलाएं हैं, पश्चिमी भारत की महिलाओं को ना तो
हल छूने का अधिकार था और ना ही कुम्हार का चाक छूने का अधिकार था। इसी प्रकार अगर देखा जाए बंगाल के क्षेत्र को, तो बंगाल में जिस समय मासिक धर्म आता था, उस समय महिलाओं को जो पान की खेती है, पान की जो बागान है, इसमें प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। तो कुछ इस प्रकार की महिलाओं पर प्रतिबंध भी थे, लेकिन अधिकांश देखा जाए तो महिलाएं और पुरुष मिलकर खेतों में काम करते थे। इस समय महिलाएं खेती के अलावा अन्य कृषक गतिविधियों में भी संलग्न रहती थी। कौन-कौन सी गतिविधियां हैं देखिए, जैसे सूत काटने का कार्य है। कौन सा कार्य है? सूत काटने का कार्य है। इसके अलावा बर्तन बनाने का कार्य है, मिट्टी को साफ करने का कार्य है, मिट्टी को गूंथने का कार्य है, कपड़ों पर कढ़ाई करने का कार्य है, दस्तकारी दस्तकारी के काम महिलाओं के श्रम पर ही आश्रित, यानी ये सारे छोटे-मोटे जो काम है, इसमें भी महिलाएं बढ़-चढ़ कर भाग लेती थी। किसी वस्तु का कितना जितना वाणिज्यिकरण होता था, उसके उत्पादन के लिए महिलाओं के श्रम की उतनी ही मांग होती थी। संक्षेप में, मुगल काल में कृषि तथा कृषि से संबंधित लगभग सभी कार्यों में महिलाओं की जो भूमिका है, महिलाओं की कृषि और कृषि से संबंधित सब कार्यों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके 8वां प्रश्न है, जो 27वां प्रश्न है, इसके 8वां प्रश्न है और वो भी मुगल काल से संबंधित है। और ये क्या प्रश्न है कि मुगल काल में जमींदारों की भूमिका का उल्लेख कीजिए। मुगल काल में जो जमींदार है, इनकी क्या भूमिका थी? जमींदारों की क्या भूमिका थी? देखिए, मुगल भारत में जमींदार जमीन के मालिक होते थे। ये ध्यान रखना, मुगल भारत में अगर देखा जाए तो जो जमींदार है, ये जमीन के मालिक होते थे। मुगल काल में जमीन के मालिक कौन होते थे? जमींदार। ग्रामीण समाज में उनकी ऊंची हैसियत होती थी। मुगल काल में कृषि संबंधों में जमींदार केंद्र बिंदु होते थे। निम्न बिंदुओं के माध्यम से हम जमींदार की भूमिका को समझ सकते हैं। पहला बिंदु देखिए, मुगल काल में जमींदारों की आय का मुख्य स्रोत खेती ही थी। अगर मुगल काल में जमींदारों की आय का स्रोत देखा जाए तो आय का स्रोत मुख्य रूप से क्या है? खेती। परंतु यह कृषि उत्पादन में प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं करते थे, यानी कि जमींदार खुद खेती नहीं करते थे, लेकिन उनकी आय का प्रमुख स्रोत खेती ही था। तो फिर खेती कौन करते थे? तो इस समय खेती सारे सारे किसान करते थे, और विशेषकर वो किसान करते थे जिनके पास में जमीन वगैरह नहीं होती थी। आपने मुगल काल में दो प्रकार के किसानों के बारे में पहले पढ़ा है, खुद काश्त और पाही काश्त। तो ये ऐसे कुछ दास प्रवृत्ति के किसान होते थे जो खेती करते थे, और जमींदार लोग जो है ये ऐसे लोगों से ही खेती करवाते थे। इसलिए ये खुद खेती में या खेती से संबंधित प्रत्यक्ष रूप से ये कोई भी कार्य में संलग्न नहीं थे, बल्कि सबसे ज्यादा इनको आय जो प्राप्त होती थी वो कृषि से, खेती से ही प्राप्त होती थी। यह अपनी जमीन के यह अपनी जमीन के मालिक होते थे। ये लोग क्या होते थे? जमीन के मालिक होते थे। दूसरा बिंदु देखिए, दूसरा बिंदु है, जमींदार अपनी जमीन के मालिक और समाज में ऊंची स्थिति के कारण इन्हें कुछ विशेष आर्थिक तथा सामाजिक सुविधाएं भी प्राप्त थी, यानी कि राजा की ओर से इनको बहुत कुछ आर्थिक और सामाजिक सुविधाएं भी प्राप्त प्राप्त होती थी, सुविधाएं दी जाती थी। तीसरा है, दो कारणों से समाज में जमींदारों की उच्च स्थिति थी। दो कारण कौन कौन से? पहला, उनकी जाति, यानी कि जमींदार हमेशा उच्च जाति के होते थे, उसकी जाति। दूसरा है, उनके द्वारा राज्य को दी जाने वाली विशेष सेवाएं। राज्य को दी जाने विशेष सेवाएं, यानी कि जब भी राजा को युद्ध के समय सैनिकों की आवश्यकता होती थी, तो इन जमींदारों के पास में अपने खुद की सैनिक शक्ति होती थी। तो इनकी जो सैनिक बटालियन है, इनकी जो सैनिक टुकड़ियां होती थी, जब भी बादशाह का, राजा का युद्ध होता था, तो उस समय सारे जमींदार अपनी सेनाओं को लेकर नेतृत्व प्रदान करते थे, और एक सैनिक के रूप में, सेनापति के रूप में राजा का या बादशाह का सहयोग करने का कार्य भी करते थे। अगला है, इसलिए ये हमेशा जो जमींदार है, ये हमेशा बादशाहों के और राजाओं के काफी नजदीक रहा करते थे, काफी खास हुआ करते थे। अगला है, जमींदारों की समृद्धि का मुख्य आधार उनकी विस्तृत व्यक्तिगत भूमि थी, जिन्हें मिल्कियत यानी कि संपत्ति कहते हैं। ध्यान रखना,
इस समय अधिकांश जो जमीन है, ये जमीन जमींदारों की ही व्यक्तिगत संपत्ति होती थी, जिसको मिल्कियत कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्कियत। इनकी व्यक्तिगत संपत्ति होती थी और व्यक्तिगत संपत्ति होने के कारण सीधी सी बात है कि जमींदारों की आर्थिक दशा भी काफी अच्छी रही होगी। अगला बिंदु है, जमींदार अपनी भूमि को बेच सकते थे, किसी और के नाम कर सकते थे या उन्हें गिरवी भी रख सकते थे। यानी कि पूरी पूरी जमीन जो है, जमीन जमींदारों के पास होने के कारण जमींदारों की इच्छा के ऊपर निर्भर करता था। जमींदार चाहे तो जमीन को बेच भी सकता था, जमींदार चाहे तो उस जमीन को किसी दूसरे के नाम भी कर सकता था और जमींदार चाहे तो उस जमीन को गिरवी भी रख सकता था। कर वसूली के अधिकार ने जमींदारों को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया। राजा की ओर से कर वसूलने का जो अधिकार है, ये भी जमींदारों को ही दिया जाता था और जमींदार जो है, ये किसान लोगों से कर वसूल कर राजकोष में जमा करते थे। इन्हें वित्तीय मुआवजा मिलता, यानी जब भी ये किसान लोगों से कर वसूलते थे, तो कर वसूलने के बदले राजा की ओर से, बादशाह की ओर से इन जमींदारों को कुछ और मुआवजा भी दिया जाता था। जमींदारों के पास किले होते थे, ये ध्यान रखना। देखिए जमींदार कितने ताकतवर होते थे। जमींदारों के अपने खुद के किले होते थे, इनकी अपनी खुद की सेना होती थी, इनके घुड़सवार भी होते थे, इनके पास में तोपखाना भी होता था और अत्यधिक मात्रा में इनके पास में धन भी होता था। जमींदारों की खरीद बेच से, जमींदार जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को खरीदते थे, उत्पाद को खरीदते थे, खरीदने का कार्य और बेचने का कार्य, ये सारा जमींदारी लोग करते थे। तो बार बार किसी भी वस्तु को खरीदने से और बेचने से गांव में मौद्रिकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। जब ये किसी वस्तु को खरीदते थे या किसी वस्तु को बेचते थे, तो सीधी सी बात है, गांव में जो मौद्रिकरण है, मौद्रिकरण का मतलब है जो उस समय के जो मुद्राएं वगैरह है, इनका प्रचलन थोड़ा सा ज्यादा होता था। उपरोक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि तत्कालीन समाज में जमींदार एक शोषण करने वाला वर्ग था। जमींदार लोग क्या करते थे? किसान लोगों का शोषण करते थे। जमींदार लोग किसान लोगों का शोषण करते थे, किंतु किसानों के साथ उनके रिश्ते पारस्परिकता, पैतृकवाद और संरक्षण पर आधारित थे। यानी हालांकि ये शोषण तो करते थे, फिर भी अगर देखा जाए तो जमींदार लोगों का किसानों के साथ में जो संबंध होता था, वो एक प्रकार से पिता और पुत्र का जो संबंध होता था, ठीक इसी प्रकार से जमींदार जो लोग हैं, ये किसान लोगों को अपनी संतान समझते हुए हर प्रकार से उनकी रक्षा करने का कार्य, उनका सहयोग करने का कार्य और उनको जो भी जिस प्रकार की वस्तुओं की जमीन की आवश्यकताएं होती थी, तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का कार्य करते। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि शोषण करने वाले जरूर थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये किसान लोगों की सहायता करते थे। अतः राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने में उन्हें किसानों का भी समर्थन प्राप्त होता। जब भी राज्य के विरुद्ध जमींदार वगैरह विरोध करते थे, तो किसान लोग भी हमेशा इनका सहयोग करते थे। सहयोग क्यों करते थे? क्योंकि किसान लोगों को ये ऋण देने का कार्य करते थे, किसान लोगों की ये रक्षा करने का कार्य करते थे, किसान लोगों को ये न्याय भी देते थे। शोषण तो करते ही थे, लेकिन इनके साथ साथ में किसान लोगों को ये अपनी संतान के समाज समझते थे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुगल काल में जो जमींदार है, ये काफी महत्वपूर्ण वर्ग था, जो शोषण करने वाला भी था और जनता की, किसानों की रक्षा करने वाला भी था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 28। नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया था? महात्मा गांधी की दांडी मार्च का विस्तृत उल्लेख कीजिए। प्रश्न दो पूछे गए हैं। पहला पूछा गया है कि नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बना है। दूसरा, महात्मा गांधी की दांडी जो यात्रा है, उस पर भी आपको टिप्पणी करनी है। देखिए इसको। अंग्रेजों के नमक कानून के अनुसार नमक के उत्पादन तथा विक्रय पर राज्य का एकाधिकार था। ये हम पहले भी देख चुके हैं, इसके बारे में भी हम पहले उल्लेख कर चुके हैं कि जो नमक है, इस नमक के ऊपर अंग्रेजों का क्या था? एकाधिकार था। नमक के ऊपर अंग्रेजों का एकाधिकार था। प्रत्येक भारत के घर में नमक का प्रयोग होता था, किंतु उन्हें ऊंचे दामों पर नमक को खरीदना पड़ता था। यानी कि प्रत्येक भारतीय नमक का प्रयोग तो करते थे, नमक का इस्तेमाल तो करते थे, लेकिन भारतीय लोगों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था।
क्यों नहीं था? क्योंकि नमक बनाने का अधिकार केवल ब्रिटिश सरकार को था, केवल अंग्रेजों को था। नमक के ऊपर केवल अंग्रेजों का ही एकाधिकार था। इसलिए भारतीय व्यक्ति नमक का इस्तेमाल करने के लिए ऊंचे दाम से ब्रिटिश सरकार से या अंग्रेजों से नमक को खरीदते थे। ऊंचे उन्हें ऊंचे दामों पर नमक को खरीदना पड़ता था। इसके अतिरिक्त भारतीय स्वयं ही अपने घर के लिए नमक नहीं बना सकते थे। अतः इस कानून पर भारतीयों का क्रुद्ध होना स्वाभाविक था। गांधी जी नमक के इस कानून को सबसे घृणित मानते थे। इस प्रकार उस समय नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण विषय बन गया। यानी कि भारतीय लोग नमक का उपयोग करते थे, लेकिन भारतीय लोगों को नमक का उपयोग करने के लिए हमेशा ब्रिटिश सरकार के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था, और ब्रिटिश सरकार हमेशा नमक के ऊपर कर लागू करते थे, नमक का मूल्य बढ़ाते थे। नमक का ऊंचा मूल्य होता था, उसके बावजूद भी भारतीय लोगों को ऊंचे मूल्य में भी नमक को खरीदना पड़ता था। ऐसी स्थिति को देखते हुए भारतीय लोगों ने नमक कानून के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करना शुरू कर दिया, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। आगे अपने बात करते हैं। नमक कानून को तोड़ने का मतलब था कि देश की जनता को एकजुट कर विदेशी दासता और ब्रिटिश शासन की अवज्ञा करना। अवज्ञा का मतलब है ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं उनकी पालना नहीं करना, अवज्ञा करना, अवहेलना करना। आज्ञा का पालन करना और अवज्ञा करना। आज्ञा का पालन करना तो ठीक है, अवज्ञा का मतलब है आज्ञा का पालन नहीं करना। तो उनके द्वारा जो भी नियम बनाए गए, जैसे कि नमक के ऊपर कानून बना हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि कोई भी भारतीय व्यक्ति नमक का उत्पादन नहीं करेगा, बल्कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए मूल्य से ही भारतीय व्यक्तियों को नमक खरीदना पड़ेगा। इसका इन्होंने क्या किया? अवज्ञा की, इसका उल्लंघन किया। और महात्मा गांधी के नेतृत्व में आगे अपने बात करेंगे, इस कानून का इस कानून का उल्लंघन करते हुए इस कानून को तोड़ने का कार्य भी किया था। तो उससे प्रेरित होकर छोटे छोटे अन्य कानूनों को तोड़ना, ताकि स्वराज्य एवं पूर्ण स्वतंत्रता स्वतः ही देशवासियों को पुनः प्राप्त हो जाए तथा स्वतंत्रता संघर्ष का अंतिम उद्देश्य पूरा हो सके। अतः नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का क्या बना? महत्वपूर्ण मुद्दा। यानी भारतीय लोग ये सारे समझते थे कि अगर भारतीय लोगों में राष्ट्रवादी भावना का विकास करना है, स्वतंत्रता का विकास करना है, स्वराज का या पूर्ण स्वतंत्रता हासिल करनी है, तो इसके लिए केवल एक ही मुद्दा है, और वो है नमक कानून। अगर नमक कानून का हम सारे मिलकर विरोध करते हैं तो लोगों में राष्ट्रवादी भावना का विकास होगा, और एक समय ऐसा आ सकता है जिसके माध्यम से हम ब्रिटिश सरकार को हिला सकते हैं, ब्रिटिश सरकार को खदेड़ सकते हैं और देश को आजाद कर सकते हैं। इसलिए सारे लोगों ने मिलकर नमक के लिए संघर्ष करना शुरू किया, और इसका जो नेतृत्व है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है। नमक के उत्पादन एवं विक्रय पर ब्रिटिश शासन के एकाधिकार को तोड़ने के लिए गांधी जी ने, अब गांधी जी जनता का साथ देते हैं, गांधी जी ने दांडी मार्च का नेतृत्व किया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर मुट्ठी भर नमक बनाकर ब्रिटिश ब्रिटिश शासन के नमक कानून को क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो यहाँ विद्यार्थियों, आपको ये हम पहले भी वैसे हल कर चुके हैं, थोड़ी सी आप अगर देखना है तो इससे पीछे वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ में साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू करते हैं, और 5 अप्रैल, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी अपने अनुयायियों के साथ दांडी पहुंच जाते हैं, और सुबह 6 अप्रैल को मुट्ठी भर नमक अपने हाथों में लेकर ब्रिटिश सरकार के कानून का उल्लंघन करते हैं, उनके नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, और अवज्ञा करते हुए खुद को एक प्रकार से अपराधी घोषित करते हैं। और ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को और महात्मा गांधी के कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। इसकी बात जो है, आगे जो कहानी है वो अपन आगे और देखते हैं। तो बनाकर ब्रिटिश शासन के नमक पर कानून को तोड़ा। दांडी यात्रा एक ऐसी दांडी यात्रा एक ऐसी प्रथम, ध्यान से सुनना विद्यार्थियों, प्रथम राष्ट्रवादी घटना थी
दांडी यात्रा जो है वो प्रथम राष्ट्रवादी घटना थी जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। महिलाओं ने नमक व शराब कानूनों का उल्लंघन करते हुए अपनी सामूहिक गिरफ्तारियां की। महिलाओं ने सारे ने मिलकर शराब की दुकानों पर विरोध किया, शराब की दुकानें बंद करवा दी और इनके साथ साथ में जो भी ब्रिटिश सरकार के कानून थे उन सब का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। सामूहिक रूप से जेल भरो का नारा दे दिया। सारों ने मिलकर जेल में जाना शुरू हो गए, सारे सारे, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो। तो महिलाओं ने सामूहिक गिरफ्तारियां दे दी। गांधी जी एवं उनके सहयोगियों की दांडी यात्रा के कारण अंग्रेजों को यह आभास हो गया। अब गांधी जी को इन सबको गिरफ्तार कर दिया गया था। गांधी जी एवं उनके सहयोगियों की दांडी यात्रा के कारण अंग्रेजों को यह आभास हो गया, ये एहसास हो गया कि अब उनका शासन ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा और उन्हें यानी भारतीयों को भी सत्ता में भागीदारी बनाना पड़ेगा, राजनीति में उनको हिस्सा देना पड़ेगा और हो सकता है कि देश को आजाद भी करना पड़ सकता है। इस चीज का अंग्रेजों को इस नमक यात्रा से एहसास हो गया था। अब क्या हुआ, जैसे ही महात्मा गांधी को तमाम प्रकार के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। जैसे ही अंग्रेजों को जेल में डाला तो ये जो आंदोलन है ये और ज्यादा क्रूर होता हुआ दिखाई दिया। और इनके साथ साथ में आपको पता होगा 1930, 1931 और 1932 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय लोगों के साथ में बातचीत करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन रखे गए थे। लेकिन गोलमेज सम्मेलन जाए कौन? भारत के तो सारे सारे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे वो सारे सारे जेल में थे। इसलिए क्या किया जाए? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो लंदन का जो लंदन की जो सरकार है उन्होंने ये आदेश दिया भारत की सरकार को कि किसी भी प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं को राजी किया जाए, महात्मा गांधी को राजी किया जाए। अगर ज्यादा कुछ नहीं होता है तो उनको जेल से रिहा कर दिया जाए और जेल से रिहा करके उनको गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी कीजिए। जब तक गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे तब हम किसी भी प्रकार से किसी भी ना तो मुद्दे तक पहुंच सकते हैं और ना ही कोई सार्थक चर्चाएं कर सकते हैं। तो इसके लिए भारतीय लोगों को राजी किया जाए। इस समय आपको पता होगा कि इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड इरविन था। तो लॉर्ड इरविन को ये ऑर्डर दिया गया कि किसी भी प्रकार से महात्मा गांधी को राजी कीजिए, महात्मा गांधी को जेल से रिहा कीजिए और महात्मा गांधी से बात कीजिए आप और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी उनको राजी कीजिए। तो जो उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे उन्होंने महात्मा गांधी को और तमाम भारत के राष्ट्रीय जो कांग्रेस के नेता और जो नमक यात्रा के कारण जेल में डाले गए थे उन सारे राजनीतिक नेताओं को रिहा कर दिया। और ये भी कहा गया कि दूसरे ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसको भी बंद कीजिए और दूसरे गोलमेज में भाग लीजिए। क्या वो आगे देखिए, भागीदारी बनाना पड़ेगा, इसलिए अंग्रेजों ने गांधी जी के साथ संवाद स्थापित करना आरंभ किया। लंबी बैठकों के बाद ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन, ध्यान से देखना, लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच समझौता हुआ जिसको इतिहास में गांधी इरविन समझौता कहते हैं। गांधी इरविन समझौता हुआ जिसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना और गांधी जी को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए सहमत किया गया। यानी महात्मा गांधी को कहा कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आपको भाग लेना पड़ेगा। महात्मा गांधी को रिहा कर दिया गया, तमाम प्रकार के भारतीय नेताओं को भी रिहा कर दिया गया। महात्मा गांधी को यह भी कहा गया कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन उसको भी स्थगित कीजिए। तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया और दूसरे गोलमेज जाने के लिए सहमत हो गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर इसके अथवा में है, देखिए, असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था, उल्लेख कीजिए। असहयोग आंदोलन प्रतिरोध कैसे होता, देखिए पहला बिंदु है रोलेट एक्ट की वापसी हेतु प्रतिरोध। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा थोपे गए रोलेट एक्ट जैसे कठोर कानून को वापस लेने हेतु जनता के आक्रोश एवं प्रतिरोध प्रकट करने का एक लोकप्रिय माध्यम था। आपको पता होगा कि 1919 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कानून पारित किया गया था जिसका भारतीयों ने काला कानून कहकर विरोध किया गया था और यह था रोलेट एक्ट, जिसके तहत भारतीय लोगों के खिलाफ ब्रिटिश सरकार को ढेर सारे अधिकार दिए गए थे। और इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहते हैं, क्योंकि इस कानून के तहत किसी भी प्रकार के भारतीय व्यक्ति को अगर भारतीय व्यक्ति पर संदेह होता है तो ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार था, ब्रिटिश
सामान्य लोगों को यह अधिकार था कि ऐसे भारतीय लोगों को आप जेल में डाल सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दलील की या कोई अपील की या कोई वकील की आवश्यकता नहीं है। तो भारतीय लोगों ने इस असहयोग आंदोलन के माध्यम से रोलर एक्ट का विरोध किया। दूसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार लोगों को बचाने की कार्रवाई का विरोध करना। असहयोग आंदोलन इसलिए भी एक प्रतिरोध आंदोलन था क्योंकि देश के राष्ट्रीय नेता उन ब्रिटिश अधिकारियों को दंडित करवाना चाहते थे जिन्होंने जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों की हत्या की थी। उन्हें ब्रिटिश सरकार ने इस घटना के कई महीने बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार से दंडित नहीं किया था। आपको पता होगा कि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है यह होता है आपके 13 अप्रैल 1919 को। मैं यहां लिख रहा हूं 13 अप्रैल 1919 को। करने वाला कौन था? लॉर्ड कर्जन। सॉरी, कर्जन तो बंगाल का विभाजन में था। जनरल ओ डायर। मैं यहां लिख रहा हूं ओ डायर। ओ डायर था। तो जो जनरल ओ डायर है ये इस समय पंजाब का जो अमृतसर वाला भाग है यहाँ के सैन्य अधिकारी थे और इन्होंने 13 अप्रैल 1919 के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड में, जलियांवाला जो बाग है इसमें हजारों की तादाद में सिख समुदाय के लोग एकत्रित थे। जैसे ही जनरल डायर को पता चलता है तो वो 100 हथियारबद्ध सैनिकों के साथ में आता है और आते ही जो जलियांवाला बाग है इसमें गोलीबारी करना शुरू कर देता है, जिसमें कई भारतीय निर्दोष व्यक्ति मारे गए थे। भारतीय व्यक्तियों की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग थी कि जनरल डायर और जो भी अंग्रेज लोग थे जिन्होंने भारतीय निर्दोष व्यक्तियों को मौत के घाट उतारा है, इनको कठोर से कठोर सजा दी जाए। लेकिन लंबे समय बीत जाने के बाद भी ब्रिटिश सरकार ने जनरल डायर को और जो भी सिपाही थे उनको किसी भी प्रकार से कोई सजा नहीं दी गई। इसलिए भारतीय लोगों ने असहयोग आंदोलन के माध्यम से इसका विरोध किया और ये मांग की कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो घटनाक्रम को अंजाम देने वाले व्यक्ति है उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए, उनको दंड दिया जाए, उनके साथ में जो भारतीय व्यक्ति है उनके साथ में न्याय किया जाए। तो ये एक प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड का भी प्रतिरोध था। फिर है खिलाफत आंदोलन का सहयोग। असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन इसलिए भी प्रतिरोध आंदोलन था क्योंकि यह खिलाफत आंदोलन के साथ सहयोग करके देश के दो प्रमुख धार्मिक समुदायों हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लेकर औपनिवेशिक शासन के साथ जनता के सहयोग को प्रकट करने का एक प्रमुख माध्यम था। यानी आपको पता होगा, ये हम बात करें 1919 की, खिलाफत आंदोलन जो है ये भी हम बात करें 1919 की। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद आपको पता होगा 1914 से लगाकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद मित्र राष्ट्रों ने तुर्की का विखंडन कर दिया था और तुर्की का विखंडन करते हुए इस्लाम धर्म का जो सबसे बड़ा पद है खलीफा, खलीफा पद को इन्होंने समाप्त कर दिया था। खलीफा पद की समाप्ति के बाद खलीफा पद की रक्षा के लिए, खलीफा का रक्षा और उसका मान सम्मान पुनः हासिल करने के लिए, खलीफा पद की रक्षा करने के उद्देश्य से तुर्की के साथ साथ में भारत में विशेषकर जो बम्बई के लोग हैं, बम्बई के जो मुसलमान हैं, इन्होंने एक खिलाफत समिति का गठन करके भारतीय मुसलमानों को खिलाफत जो खलीफा पद है इसकी रक्षा के लिए और ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए एक आंदोलन चलाया। महात्मा गांधी ने सोचा कि ये अच्छा तरीका है, क्यों ना मुसलमानों को भी भारतीय राजनीति में हिंदुओं के साथ में सम्मिलित कर दिया जाए। इसलिए महात्मा गांधी ने मुसलमानों का समर्थन किया और हिंदू और मुसलमान दो जो समुदाय थे इन दोनों समुदायों को साथ मिलाकर असहयोग आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का विरोध किया गया था। चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु है विदेशी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार। असहयोग आंदोलन इसलिए भी प्रतिरोध आंदोलन था ताकि विदेशी शिक्षण संस्थाओं, सरकारी विद्यालयों, कॉलेजों से बाहर विद्यार्थियों, शिक्षकों का आह्वान किया जाए और देश के विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रवादी लोगों द्वारा बनाई गई
राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों को पढ़ने तथा शिक्षकों को अध्यापन करने के लिए उत्साहित किया जाए। कहने का मतलब ये है कि विदेशी जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं, इसका विरोध किया जाए, बहिष्कार किया जाए और भारत में जो निर्मित कई प्रकार की शिक्षण संस्थाएं हैं, उसका समर्थन किया जाए और ये सारे भारतीय लोगों से, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो कॉलेजों के प्रोफेसर हो, चाहे वो पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, इन सबसे ये आह्वान किया गया कि जो विदेशी संस्थाएं हैं, इन सारी विदेशी संस्थाओं का बहिष्कार किया जाए और भारतीय जो भी संस्थाएं हैं, उनका अधिक से अधिक समर्थन किया जाए। अगला बिंदु है श्रमिकों के द्वारा हड़ताल करना असहयोग आंदोलन के रूप में इस व्यापक लोकप्रिय प्रतिरोध का प्रभाव अनेक कस्बों एवं शहरों में कार्यरत श्रमिकों पर भी पड़ा। श्रमिकों ने उन्होंने कार्य करने से मना करते हुए हड़ताल करनी शुरू कर दी। यानी कि असहयोग आंदोलन के दौरान विभिन्न प्रकार के कल कारखानों में, फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो मजदूर थे, इन मजदूरों ने भी बढ़ चढ़कर असहयोग आंदोलन में भाग लिया और भाग लेते हुए इन सारे श्रमिकों ने काम करना बंद कर दिया, हड़तालें करनी शुरू कर दी। सरकारी अदालतों का बहिष्कार। असहयोग आंदोलन के नेताओं ने सरकारी अदालतों का बहिष्कार करने के लिए भी आम जनता तथा वकीलों को कहा गया। किसको कहा गया? एक तो आम जनता को कहा गया कि जो भी सरकारी अदालत है उसका बहिष्कार किया जाए और एक जो वकील है, जो वकालत करने वाले थे, उनको भी कहा गया कि आपको सरकारी किसी भी अदालत में वकालत नहीं करनी है। गांधी जी के आह्वान पर वकीलों ने अदालतों में जाने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। नेक्स्ट बिंदु है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिरोध। यानी कि असहयोग आंदोलन जो है, इस आंदोलन का प्रभाव हर क्षेत्र में दिखाई देता है। किसी भी प्रकार का, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, सरकारी अदालतें हो या श्रमिकों को लिया जाए या विदेशी शिक्षण संस्थानों को लिया जाए या किसानों को लिया जाए, हर क्षेत्र में अगर देखेंगे तो हर क्षेत्र में, इवन यहाँ तक कि महिलाओं ने भी इस आंदोलन में भाग लिया था। हर क्षेत्र में लोगों ने इसका विरोध किया। इसलिए इस आंदोलन को क्या कहा जाता है? तमाम प्रकार की गतिविधियों का एक प्रकार से प्रतिरोध कहा जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हुआ है? असहयोग आंदोलन का प्रतिरोध देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाई दे रहा था। किसानों और जनजातीय, ग्रामीण क्षेत्रों में कौन थे? एक तो किसान थे और किसानों के साथ साथ में विभिन्न प्रकार के जनजातीय लोग थे। किसानों और जनजातीय लोगों ने भी अपने अपने ढंग से अंग्रेजों का विरोध किया और इन लोगों ने अंग्रेजों को लगान देने से और कर देने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 29। आपके अनुसार आपके अनुसार क्या भारत विभाजन आवश्यक था? विस्तार से उल्लेख कीजिए। यानी अपने अनुसार अगर देखा जाए तो भारत का जो विभाजन हुआ है, क्या वास्तव में विभाजन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? देखिए, भारत विभाजन के संबंध में मत 1946 तक भारत विभाजन के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता था। यानी अगर 1946 तक देखें तो 1946 तक ये कोई निश्चित नहीं था कि भारत का विभाजन होगा या नहीं होगा, ये कोई फिक्स नहीं था। 1947 में भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण ने वास्तविक रूप ग्रहण कर, लेकिन 1947 तक आते आते ऐसा लगा कि वास्तव में भारत का विभाजन भी होगा और पाकिस्तान नामक एक नए देश का निर्माण भी होगा। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संबंध में निम्न विचार प्रकट किए गए हैं। क्या किए गए? देखिए, मौलाना आजाद मौलाना आजाद ने 1959 में मौलाना आजाद ने 1959 में एक किताब लिखी, अपनी पुस्तक प्रकाशित, जिस किताब का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसकी किताब है? मौलाना आजाद की। कब लिखी गई है? 1959 में। इंडिया विंस फ्रीडम में यह विचार व्यक्त किया गया है कि भारत का विभाजन अनिवार्य नहीं था। जवाहरलाल नेहरू तथा वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं ने, किसने? जवाहरलाल नेहरू तथा वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं ने अपनी इच्छा से विभाजन के मार्ग को अपनाया था, क्योंकि महात्मा गांधी तो अंतिम दिनों तक विभाजन के विरोध थे। ये ध्यान रखना, महात्मा गांधी लास्ट तक भारत के विभाजन का क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। उन्होंने बंटवारे के कुछ दिन पूर्व ही यह बयान भी दिया था। बयान क्या दिया? उसको देखिए। बयान दिया था कि भारत का विभाजन मेरे शव पर होगा, जब तक मैं जिंदा हूं भारत के दो टुकड़े नहीं होने दूंगा। यथासंभव मैं कांग्रेस को भी भारत का बंटवारा स्वीकार
नहीं करने दूंगा। यानी कि महात्मा गांधी ने लास्ट तक ये कह दिया था कि ना तो मैं जीते जी देश का बंटवारा होने दूंगा और ना ही कांग्रेस को बंटवारा करने दूंगा। अगर बंटवारा करना है तो पहले मेरे शरीर के दो भाग करने पड़ेंगे, उसके बाद में ही देश के दो बंटवारे। इसका मतलब ये है कि महात्मा गांधी लास्ट तक भारत के विभाजन के विरोध में थे। दुर्भाग्यवश दुर्भाग्यवश नेहरू और पटेल ने माउंटबेटन के प्रभाव में आकर इसकी विभाजन संबंधी योजना को स्वीकार कर लिया था और फिर उन्होंने गांधी तथा कांग्रेस दल को भी विभाजन के पक्ष में कर लिया था। यानी कि माउंटबेटन के प्रभाव में आने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने भी विभाजन की जो योजना थी उसको स्वीकार कर लिया, वल्लभ भाई पटेल ने भी कर लिया। इन दोनों ने करने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कर लिया और लास्ट में महात्मा गांधी को भी विभाजन के लिए राजी कर दिया था। जबकि कुछ व्यक्तियों का मानना है कि जुलाई 1946 से मार्च 1947 के बीच कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसके परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन अनिवार्य हो गया था। इस समय पटेल और नेहरू के समक्ष भारत के विभाजन को स्वीकार करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था। यानी कि सीधी सी बात यह है कि महात्मा गांधी ने विरोध किया था तो जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल भी कोई देश का विभाजन करके राजी नहीं थे। लेकिन उस समय की परिस्थितियां कुछ इस प्रकार से थी कि देश का बंटवारा एक सही विकल्प था। हालांकि देश का विभाजन करना ये भी नहीं चाहते थे, लेकिन उस समय की अगर परिस्थितियों को देखा जाए तो केवल ये एक अच्छा विकल्प था कि देश में अगर शांति स्थापित करनी है, देश का विकास करना है, तो पहले देश का बंटवारा करना पड़ेगा। तो स्वीकार करने के अलावा अन्य कोई विकल्प, यहां से देखिए, अनिवार्य हो गया था। इस समय पटेल और नेहरू के समक्ष भारत के विभाजन को स्वीकार करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था। गंभीर विचार के बाद विभाजन के विचार को ठीक समझा। यह सही है कि सर्वप्रथम नेहरू और पटेल ने ही विभाजन की योजना को स्वीकार किया था, लेकिन नेहरू और पटेल भी भारत के अन्य राष्ट्रीय नेताओं की भांति अखंड भारत के प्रबल समर्थक थे। यानी कि ये भी किसी भी सूरत में देश का बंटवारा नहीं करना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की बन गई थी कि आखिर इनको भी देश के बंटवारे को ही स्वीकार करना पड़ा था। पटेल तथा पटेल तथा नेहरू पटेल तथा नेहरू ने माउंटबेटन की योजना को इसलिए स्वीकार किया कि मुस्लिम लीग, स्वीकार क्यों कहते हैं उसको भी देखिए, इसलिए स्वीकार किया कि मुस्लिम लीग ने सारे भारत में सांप्रदायिक दंगे, आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया है कि जो 16 अगस्त का दिन था, 16 अगस्त 1946 को, उस दिन मोहम्मद अली जिन्ना ने और लीग ने ये नारा दिया था कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान। और इस प्रकार से उन्होंने पूरे भारत में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में लोगों को मारना काटना शुरू कर दिया था। तो ऐसे सांप्रदायिक दंगे भड़का दिए थे जिसमें जिसमें हजारों लोग मारे जा चुके थे। मुस्लिम लीग विभाजन भारत के अतिरिक्त अन्य किसी बात पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं थी। मुस्लिम लीग की एक ही मांग थी कि हम अन्य कुछ नहीं चाहते, हमें केवल एक ही चीज चाहिए और वो चाहिए पाकिस्तान। देश आजाद बाद में होगा, लेकिन पहले देश का क्या होगा, बंटवारा होगा। हालांकि नेहरू तथा पटेल बंटवारे के दुष्परिणामों से भी भली भांति परिचित थे। वे हृदय से बंटवारे के पक्ष में नहीं थे, ध्यान रखना। जवाहरलाल नेहरू और जो वल्लभ भाई पटेल है, वो कतई हृदय से देश का बंटवारे करने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन उस समय की कुछ परिस्थितियां विद्यार्थियों ऐसी थी कि बंटवारे को स्वीकार किए बिना अन्य कोई भी सही विकल्प नहीं था। लेकिन मार्च 1947 से अविभाजित भारत में शासन संस्थाएं बिखर चुकी थी तथा शासन तंत्र पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। इस समय फैले सांप्रदायिक दंगे और अराजकता को देखते हुए नेहरू और पटेल के सामने विभाजन को स्वीकार करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था। और अन्य कोई विकल्प नहीं होने के कारण विद्यार्थियों, देश का क्या किया गया, बंटवारा किया गया, विभाजन किया गया। उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारत का विभाजन अनिवार्य था। भारत विभाजन को रोका भी जा सकता था यदि मोहम्मद अली जिन्ना अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचते। वे यह सोचते कि भारत में सदियों से मिलजुल कर रह रहे हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के शत्रु ना होकर भाई है। अगर मोहम्मद अली जिन्ना ये सोच लेते कि हम भारत में हिंदू और मुसलमान जो साथ रह रहे हैं, वो आज से थोड़ी रह रहे हैं, सैकड़ों सालों से हिंदू और मुसलमान भारत में साथ रहते आए हैं।
ये अच्छी तरह से सारे जानते थे। अगर मोहम्मद अली भी ये जान लेते कि भारत में हिंदू और मुसलमान सदियों से साथ रहते आए हैं, ये कोई एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के भाई है, और अगर भाई समझ कर इनके साथ में व्यवहार किया जाए तो देश का बंटवारा होना कोई जरूरी नहीं था। मुसलमान एक दूसरे के शत्रु न होकर भाई है। अगर मोहम्मद अली जिन्ना यह सोचते कि मुसलमान भारत में भी उतने ही सुरक्षित हैं जितने विभाजन के बाद पाकिस्तान में होंगे, तो निस्संदेह विभाजन को रोका जा सकता था। किंतु जिन्ना के स्वार्थ तथा हठ धर्मिता ने अंततः भारत का विभाजन कर दिया। तमाम प्रकार की उस समय की परिस्थितियों और बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि भारत का विभाजन अनिवार्य था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्यार्थियों, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, 1937 में प्रांतीय चुनाव व कांग्रेस की भूमिका पर लेख लिखिए। क्या लेख? देखिए, अविभाजित भारत में प्रांतीय संसदों के गठन के लिए 1937, विद्यार्थियों ध्यान रखना, 1937 में प्रथम बार चुनाव कराए गए थे। 1937 में प्रथम बार चुनाव कराए गए थे, जिनमें मताधिकार मात्र इस समय 1937 में जो चुनाव हुए थे, इसमें मात्र मताधिकार कितना हुआ था? 10 से 12% मताधिकार हुआ था, लोगों को ही प्राप्त हुआ था। इन चुनावों में कांग्रेस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई। इस समय कांग्रेस को सफलता बड़ी होती है। इस समय भारत में कुल प्रांत कितने थे? 11 थे। विद्यार्थियों ध्यान रखना, 1937 के चुनाव के समय भारत में कुल प्रांत कितने थे? तो आप कहोगे कुल प्रांत 11 थे। 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। ये भी ध्यान रखना, कौन कौन से प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला है? आप कहोगे बिहार, मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा। ये 5 प्रांत ऐसे हैं जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था, तथा 3 में मिली-जुली सरकार बनाई। 3 कौन कौन से? एक हो गई है बंबई, असम और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। इन तीनों में मिलीजुली सरकार बनाई। इस प्रकार कांग्रेस, ध्यान से सुनना, इस प्रकार कांग्रेस 11 में से 8 प्रांतों में सरकार बनाने में सफल रही, जबकि 3 प्रांतों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। कहां कहां? एक तो बंगाल में पार्टी थी जिसका नाम था कृषक प्रजा पार्टी। कृषक प्रजा जो पार्टी है, इसके साथ में मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई। फिर है पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी, इसके साथ में भी मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई। और सिंध में है सिंध यूनाइटेड पार्टी, इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई, सरकार बनाई थी। इस प्रकार से मुस्लिम लीग को अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग ने केवल 2 क्षेत्रों में, एक तो बंगाल और एक पंजाब में, इन 2 क्षेत्रों में मिलकर सरकार बनाई थी। इससे ये विदित हो रहा है कि मुस्लिम लीग का जो प्रदर्शन था वो बिल्कुल आशा के अनुरूप नहीं था। इस प्रकार इस चुनाव में लीग का प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं था, जिससे लीग के सदस्य नाराज हुए। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। हमने पहले भी उल्लेख किया है कि संयुक्त प्रांत जो है, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। लेकिन मुस्लिम लीग भी सरकार में सम्मिलित होना चाहती थी। पूर्ण बहुमत तो मिल गया था, लेकिन जो मुस्लिम लीग है वो ये चाह रही थी कि संयुक्त प्रांत में हम भी आपके साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हमारे तो पूर्ण बहुमत मिल चुका है, तो हम आपका सहयोग क्यों लेंगे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की इस मांग को ठुकरा दिया और इनका सहयोग लेने से इनकार कर दिया। तब क्या हुआ उसको देखिए आगे। परंतु कांग्रेस ने लीग की मांग को ठुकरा दिया। कुछ इतिहासकारों का मत है कि इससे मुस्लिम लीग के सदस्यों के मन में यह बात बैठ गई कि यदि भारत अविभाजित रहा तो मुसलमानों के हाथ में राजनीतिक सत्ता नहीं आ पाएगी, क्योंकि वे अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक मतलब है जिनकी संख्या कम होती है, यानी कि भारत में मुसलमानों की संख्या कम है, ऐसा मुस्लिम लीग का उस समय मानना था। इस प्रकार की सोच के पीछे मुस्लिम लीग की मान्यता थी कि मुस्लिम हितों का प्रतिनिधित्व कोई मुस्लिम पार्टी ही कर सकती है। कांग्रेस एक हिंदू दल होने के कारण, ध्यान रखना, मुस्लिम लीग ने कहा था कि कांग्रेस है वो कैसा दल है? हिंदू दल है। कांग्रेस एक हिंदू दल होने के कारण ऐसा नहीं कर सकती। इसके अलावा मुस्लिम लीग जमींदारी प्रथा का समर्थन कर रही थी, जबकि कांग्रेस इसे
समाप्त करना चाहती थी। इस प्रकार कांग्रेस का जो मंत्रालय है, इसने भी मतभेद को और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 1937 के चुनाव ने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच का जो मतभेद है, इसको और ज़्यादा गहरा किया और ये एक-दूसरे के और ज़्यादा दुश्मन होते गए, जिसका परिणाम 1947 में देखने को मिलता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में 2016 में बोर्ड के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को हमने भली-भांति समझने का प्रयास किया है। प्रश्न नंबर जो 30 है, ये हम पहले हल कर चुके हैं। इसको मैंने आपको मानचित्र के रूप में पहले हल करवा दिया है। 2023 से लगाकर 2013 तक 10 सालों के जो भी बोर्ड के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं, उसका सबका मैंने एक अलग से वीडियो बनाकर जारी किया है। अगर आप चाहो तो देख सकते हैं। 5 नंबर का मानचित्र आता है, जिसको हमने पहले हल कर दिया है, इसलिए हम यहाँ इसको हल नहीं करेंगे। इसके लिए आप मानचित्र से संबंधित जो वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सारे प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने बोर्ड की अच्छी तरह से तैयारी कर ली होगी। अब ये बोर्ड से संबंधित जो पूछे जाने वाले जो बोर्ड के प्रश्न पेपर है, ये अंतिम है। इसके बाद में मैं बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल नहीं करूँगा और इसके बाद में अगली जो अपनी क्लास आएगी, वो जीके से संबंधित क्लास आएगी, जिसकी मैं अति शीघ्र शुरुआत करने वाला हूँ और उसकी जो शुरुआत है, वो कक्षा 6 से करूँगा और कक्षा 6 से कक्षा 12 तक संपूर्ण पहले भारतीय इतिहास को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में धीरे-धीरे विश्व इतिहास को भी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में जैसी आपकी इच्छा होगी, आपकी माँग होगी, उसी के अनुसार अपन आगे से आगे काम करते रहेंगे और इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आज के वीडियो को विराम देता हूँ। आज के इस सेशन को विराम देता हूँ कि आपने अच्छी तरह से समझा होगा और अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।